नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो दोस्ती, धोखे और किस्मत के अजीब खेल के बारे में है। ये कहानी है एक भोले भाले नौजवान की, जिसे दुनिया आवारा समझती है, लेकिन एक सच्ची औरत उसकी अच्छाई पहचान लेती है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे बुरे दोस्तों की संगत इंसान को डुबो देती है और कैसे एक नेक दिल औरत की सलाह जिंदगी बना देती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। युगों पहले की बात है। विलासपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां मोहन नाम का एक किसान रहता था। किसान बहुत सीधा साधा आदमी था। उसके पास 4 बीघा उपजाऊ जमीन थी, जिसमें खेती करके अपना गुजारा करता था। घर में उसकी एक पत्नी भी रहती थी, जो मोहन का सहयोग किया करती थी। दोनों बहुत सुखपूर्वक रहा करते थे। उनका दिन अच्छे से गुजर रहा था कि एक दिन मोहन की पत्नी बीमार पड़ गई। खेतीबाड़ी के दिन थे। मोहन सोचा कि 1-2 रोज में वैद्य जी को बुलाकर पत्नी को दिखा दूंगा, पहले खेती का काम देख लूं। वह खेती में उलझ गया और पत्नी पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह एक पखवाड़ा गुजर गया। जब खेती का काम निपटाकर घर में पत्नी से मिलने आया, तो वह अब चलने फिरने लायक नहीं रह गई थी। वह चारपाई पकड़ ली थी। मोहन जल्दी से वैद्य जी के पास गया और उन्हें साथ लेकर घर आया। वैद्य जी ने उसकी पत्नी का जांच किया और बताया, तुमने बहुत देर कर दी है। तुम्हें शुरू में ही पत्नी का इलाज कराना चाहिए था। अब तो रोग बिगड़ चुका है। मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि यह बच ही जाएगी, लेकिन मैं इसे भगवान भरोसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। वैद्य ने औरत का इलाज शुरू किया और औरत से बताया, तुम 6-7 दिन में ठीक हो जाओगी। मन में कोई चिंता मत पालना, हिम्मत बनाए रहो, सब ठीक हो जाएगा। वैद्य मोहन के साथ घर से बाहर आया तो मोहन युवक से पूछ लिया, वैद्य जी, कितने पैसे हुए आपके दवा के? वैद्य बोला, मैं अब तुमसे क्या कहूं। मैं प्रयास कर रहा हूं, मगर औरत के बच पाने का चांस सिर्फ 1% है, जबकि मरने का चांस 99% है। अगर 6 दिन तक जिंदा रह गई तो मैं इसे बचा लूंगा, और बीच में निकल ली तो फिर किस बात का पैसा। तुम भगवान का नाम लो और पत्नी की सेवा में लग जाओ। मोहन को बहुत अफसोस हुआ कि मुझे पत्नी का इलाज पहले करा लेना चाहिए था। खेती 1 हफ्ते बाद भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन पत्नी गुजर गई तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मोहन पत्नी की सेवा शुश्रूषा में लग गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। वैद्य के दवा का कोई असर नहीं हुआ और 4 दिन बाद ही उसकी पत्नी गुजर गई। मोहन को अब जिंदगी भर पछताने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। उस जमाने में किसी गरीब आदमी का ब्याह बड़ी मुश्किल से हो पाता था। अब मोहन का दोबारा से ब्याह हो जाए संभव ही नहीं था, तो वह मन महसूस कर रह गया। इस तरह 3-4 साल निकल गए। पहले ही वह 30 साल का था और 3 साल निकल गए। मोहन ने अब मान लिया था कि जिंदगी अकेले गुजर जाएगी, तो वह खेत में काम भी अब मन से नहीं करता कि क्या होगा अन्न और पैसे का। मरने के बाद तो दूसरा ले लेंगे, अच्छा रहेगा कि उतना ही कमाऊं कि जिससे काम चल सके। तो वह बहुत आराम से काम किया करता, तो खेती से कम उपज होती। मोहन के कई पड़ोसी थे, मगर मोहन किसी से बात नहीं करता था। हाँ, उसके पड़ोस में शीला नाम की औरत रहती थी। वह जरूर मोहन से बात करती। शीला गांव की ही बेटी थी। उसका ब्याह दूर गांव में हुआ था, मगर संयोग से उसका पति एक लुटेरा था। इस बात की जानकारी शीला को नहीं थी। वो अक्सर रात भर गायब रहता और महीने में कभी कभार बहुत धन लेकर आता। शीला उसके बैकग्राउंड के विषय में कुछ नहीं पूछी। वह सोची कि मर्द है, कहीं से भी कमाकर लाए, हमें तो खाने से मतलब है। ये सोच वह 10 साल तक ससुराल में रही। तभी एक दिन पता चला कि वह चोरी करते पकड़ लिया गया है। राजा के सिपाही उसे घसीटते हुए राज दरबार ले गए हैं। राजा बहुत सख्त है। चोरों और ठगों को या व्यभिचारी को राजा मृत्युदंड देता है। राजा दुष्टों पर कोई दया नहीं दिखाता। शीला वहां से भागने में भलाई समझी और अपने गांव आ गई। अब वह 30 साल से यहीं रह रही थी। वह अब बूढ़ी हो चली थी। गांव के ज्यादातर नौजवान उसे शीला बुआ कहकर बुलाते थे। वो हर किसी के घर जाती और औरतों की कोई न कोई मदद कर देती, तो बदले में उसे खाने को मिल जाता तो मस्त रहा करती थी। वह मोहन की पत्नी के मर जाने पर मोहन से 3 साल तक नाराज रही थी।
वह मोहन से कोई बात नहीं करती। मगर एक दिन कहीं से आ रही थी, वो मोहन के खेत वाली झोपड़ी के पास से गुजर रही थी कि उसे किसी की सिसकने की आवाज सुनाई पड़ी। तो वहां ठिठक गई और झोपड़ी में झांक कर देखी तो वहां अकेले मोहन रो रहा था। शीला को मोहन पर दया आ गई, बोली, तू अब अकेले क्यों रो रहा है? अब जिंदगी भर पछताएगा, सिर धुनकर मर जाएगा, तब भी तुम्हारी पत्नी नहीं आने वाली। मरे लोग कभी वापस नहीं आते और तुम बेमतलब रो रहे हो। अभी तो तेरी उम्र ही क्या है, तुम्हारा ब्याह हो सकता है, तुम अब किसी दूसरी औरत के साथ घर बसा लो। मोहन बोला, मुझ गरीब का अब ब्याह कहाँ होने वाला, और कौन करेगी मुझसे शादी? तब शीला बोली, अरे एक क्या, तू हामी भरे तो मैं तेरा 3-4 ब्याह करा दूं। तू एक ही बात करता है, मैं जल्दी ही तेरा ब्याह करा दूंगी। अब रोना धोना नहीं, 1-2 महीने में कोई जुगाड़ लगा देती हूँ। मोहन का पहला ब्याह भी तो बुआ नहीं कराया था। मोहन निश्चिंत हो गया कि जब बुआ कह दी तो जरूर ब्याह करा देगी। इस तरह से 2 महीने गुजर गए। शीला बुआ मोहन के घर नहीं आई, न मोहन ही बुआ के घर गया। अब तो शादी ब्याह के दिन भी खत्म हो गए थे। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। शीला को चिंता खाई जा रही थी कि मोहन को वचन दी थी कि 2-3 महीने में ब्याह करा देगी, मगर वह समय निकल चुका था और कहीं से कोई जुगाड़ नहीं लगा पाई थी। तो बरसात में ही झिंगनपुर बाजार चली गई थी। उसे कुछ सामान खरीदने थे और दूर के रिश्तेदार की औरत से बात भी करनी थी। शीला ने सामान तो खरीद लिए, मगर वह औरत से नहीं मिल सकी। बरसात की वजह से वो औरत बाजार में आई ही नहीं थी। शीला जैसे तैसे सामान लेकर अपने घर को चल पड़ी। बाजार की दूरी सिर्फ 6 मील थी, मगर कच्चे रास्ते और बरसात ने रास्ते को लंबा कर दिया था। चाहकर भी तेज नहीं चल सकती थी। उसे आधे रास्ते में ही रात हो गई और बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस जमाने में छतरी गरीब लोगों के लिए संभव नहीं थी, तो वह एक मटका ले ली थी और मटके में ही भीगने वाला सामान रखकर उल्टा सिर पर रख ली थी और चली आ रही थी। चलते चलते रास्ते में एक अनजान औरत मिल गई जो रोती हुई झिंगनपुर बाजार की तरफ जा रही थी। शीला ने समझ लिया कि पति से लड़कर आ रही है। पति ने इसकी खूब धुनाई कर दी है, जो रूठ कर भागी जा रही है। अब यह अपने निष्ठुर पति के पास नहीं लौटने वाली। शीला बोली, अरे तुम कौन हो और इतनी रात में कहां भागी चली जा रही हो? देखती नहीं कि मूसलाधार जल गिर रहा है, लगता है प्रलय आ जाएगा, और तुम इस भरी बरसात में बाजार की तरफ जा रही हो। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर, रात में मेरे घर में ठहरो, कल सुबह चली जाना, मेरा घर 4 कदम दूर है। शीला ने जब उसे प्यार भरी बातें कही तो वो शीला से लिपट कर रोने लगी। शीला बोली, रो मत पगली, चुप हो जा, चल मेरे साथ पहले घर चल, उसके बाद समझूंगी कि आखिर किस कारण तुम्हें रात में क्यों जाना पड़ रहा है। वह औरत ने कोई विरोध नहीं किया। उसे कहीं न कहीं तो रात में रुकना ही था, मगर बीच रास्ते में फंस गई थी। गनीमत थी कि गलत हाथ नहीं लगी थी। वो शीला के साथ बिलासपुर आ गई, मगर शीला उसे अपने घर नहीं ले गई। उसे लेकर सीधे मोहन के घर पहुंची। मोहन अब खाना बनाकर भोजन खाने बैठा था कि शीला ने दरवाजे पर दस्तक दी। मोहन जल्दी से दरवाजा खोला कि रात के वक्त कौन आ गया, वह भी बरसात में। मैं खाना भी कोई ज्यादा नहीं बनाया हूं, कुल 10 लिट्टी ही बनाया हूं। जब दरवाजा खोला तो सामने शीला बुआ थी। उसे देखकर मोहन बोला, अंदर आ जाओ बुआ, बरसात में भीग जाओगी। शीला बोली, सुबह से भीग रही हूं, पहले मुझे बैठने की जगह दे, बेचारी एक औरत भी मेरे साथ है। शीला उसे अंदर बुला ली। औरत से बोली, तुम थोड़ी देर यहां बैठो, मैं सूखे कपड़े लेकर अभी आती हूं। शीला का घर सामने ही था। तुरंत घर से कपड़े ले आई और औरत को बदलने को दिया और खुद भी कपड़े बदली। वह कपड़े बदलते वक्त ही देख ली थी कि औरत के शरीर पर डंडे के निशान थे। उसके पति ने जानवर की तरह मारा था। शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं था जहां वो कसाई प्रहार न किया हो। शीला मोहन से बोली, तुमने गाय का दूध तो जरूर निकाला होगा। मोहन बोला, उसे गर्म करके रखा हूं, 3 सेर से कम नहीं होगा, तुम पी लो और औरत को भी पिला दो। 10 लिट्टी बनाया हूं, इसी में मिल बांट कर खा लेते हैं। शीला बोली, 1 सेर दूध में हल्दी और गुड़ मिलाकर गर्म करो और औरत को जल्दी पिलाओ, नहीं तो यह मर जाएगी। मोहन बोला, क्या हुआ है औरत को? तब शीला बोली,
ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले औरत का दर्द ठीक करना है, उसके बाद सब पता चल जाएगा। मोहन बिना देर किए दूध में गुड़ और हल्दी मिलाकर और गर्म किया। औरत एक सांस में सारा दूध पी गई। तो शीला बोली, एक सेर और गर्म करो, इतने से इसका दर्द कम नहीं होगा, एक सेर जब और पी लेगी तब जाकर ठीक हो पाएगी। मोहन फिर से दूध गर्म किया तो औरत ने फिर से दूध पी ली। शीला बोली, अब बताओ कैसा मिजाज है? तब वह औरत बोली, अब ठीक हूं, शरीर की पीड़ा कम हो रही है। शीला बोली, अब बताओ कि तुम्हें इतना बेरहमी से किसने मारा है? तब औरत बोली, मेरे पति से आज भयंकर लड़ाई हो गई थी, वो रोज नशा करके आता है, मैं उसे अपने कमरे में घुसने ही नहीं देती, इस बात को लेकर रोज लड़ाई हो जाती है। शीला बोली, इस तरह तुम पति से लड़ोगी तो बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। वैसे तुम्हारे कुल कितने बच्चे हैं? तब औरत बोली, मेरा ब्याह हुए अभी 2 माह हुआ है, मुआ पहली ही रात में नशा करके आ गया, तो मैं उसे चेतावनी दी कि जब तुम नशा छोड़ दोगे उसके बाद ही तुम्हें अपने कमरे में आने दूंगी, वरना मुझसे दूर ही रहो। तब वो बोला कि नशा करके रोज आऊंगा और तुम्हें भी नशा पिलाऊंगा। अब नशेड़ी से कौन उलझे, मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, वो घर के बाहर ही रह गया। दूसरे दिन मुझसे खूब झगड़ा किया, मगर मैंने साफ मना कर दिया कि पहले नशा छोड़ो और 1 माह तक मुझे विश्वास दिलाओ कि मैं नशा नहीं करता, तब तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, तुम मेरे कमरे में रह सकते हो, वरना बाहर ही रहोगे। मैं उसे 1 हफ्ते तक बाहर ही रखी तो वह बहुत चिढ़ गया और मेरी पिटाई कर दी, और शाम में पहले ही घर में घुसकर बैठ गया तो मैं झट से दरवाजा बंद कर दी। वो घर के अंदर बंद हो गया और मैं बाहर आंगन में सो रही। सुबह दरवाजा खोलने पर बहुत मारा। इस तरह मैं कल तक दूर रखी तो आज दोपहर में ही घर में घुस आया कि मौसम बड़ा रंगीन है, आज दिन में ही हम मिल लेते हैं। मैं उससे लड़ गई तो मुझे मारने लगा, तो मैं भी आज सब कुछ भूल गई और बेलन उठा ली। फिर हम में और उसमें आर पार की लड़ाई हो गई। उसने मुझे बहुत मारा तो मैं भी उसे इतना मारी कि बेलन 3 टुकड़ों में बट गया। मैं तब उसे छोड़ी जब बेहोश हो गया। मुझे लगा कि अब मर जाएगा तो भाग चली और आपसे मिली हूं। शीला बोली, उसने तुम्हें इतना मारा है कि शरीर में कोई जगह नहीं बची है, हर अंग अंग पर मारा है। वैसे पति के पास तुम अब कैसे रह पाओगी? जो औरत की कद्र नहीं करता, औरत पर हाथ उठाता है, वो ब्याह से पहले जो भी गलती किया वो किया, मगर ब्याह के बाद तुम्हारी बात मानना उसका फर्ज था। तुम उसे कोई गलत सलाह नहीं दे रही थी। शुक्र है कि तुम उस दुरात्मा से अब तक अपनी इज्जत बचाई हुई हो। औरत बोली, अब मुझे उसके यहाँ कहाँ जाना है? मैं उसके पास जाने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगी। आप खुद देखो कि आपके भतीजे कितने अच्छे हैं कि आपके कहने पर मुझे 2 बार दूध पिला दिए। सच तो ये है कि मैं सुबह से भूखी हूं, दूध पी जाने के बाद भी मुझे अभी भूख लगी है। मोहन बोला, अरे भोजन बनाकर रखा हूं, पहले आप खा लो, फिर कम पड़ता है तो हम बना लेते हैं, या हमारे पास अभी बहुत दूध है, हम उसे पीकर भी रह लेंगे। तब मोहन ने औरत को लिट्टी खाने को दे दिया। वो बहुत 3 लिट्टी ही खा पाई और लिट्टी दोनों को खाने को दे दी। सभी खा पी कर सो रहे, मगर औरत को नींद कहाँ आ रही थी। तब शीला बोली, तुम सो जाओ, हम फिर सुबह में बात करेंगे कि तुम्हारा क्या करे। औरत बोली, सुबह तक हमारे पास वक्त नहीं है, मैं अब सोच ली हूं कि जिंदा नहीं रहूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं और अब नर्क भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। शीला बोली, क्या पागलों वाली बात करती हो? अरे ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं कोई तुम्हें गलत जगह पर नहीं लाई हूं, मैं मोहन से बात करती हूं कि वह तुम्हें पसंद करता है या नहीं। अकेला आदमी है, बहुत सरल और सीधा है, तुम्हें यदि रख लिया तो राज करोगी? तब औरत बोली, आप अभी बात करो। शीला बोली, तुम बहुत उतावले लगती हो और कहती हो कि पवित्र हूं। तब औरत बोली, आप गलत समझ रही है, मैं सिर्फ आश्वस्त हो जाना चाहती हूं कि मुझे इस घर में आसरा मिल जाएगा या नहीं। मुझे आसरा मिल जाए तो मुझे ब्याह की जल्दी नहीं है, वो आपके भतीजे के ऊपर है। शीला मोहन को बुलाई और बोली, बेटा, यदि यह औरत तुम्हें पसंद है, ब्याह के इच्छुक हो, तो इससे कहो कि यह घर में रहे, उसके बाद तुम ब्याह कर लेना। मोहन बोला, बुआ, यह घर में रहे, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर जब तक औरत के विषय में समझ नहीं लूंगा
ब्याह नहीं कर सकता। औरत बोली, हाँ, आपके लिए यही सही रहेगा, लेकिन आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। आप मेरी बात को झूठ समझ रहे हो। मोहन बोला, देखो, तुम पहले से विवाहिता हो और फिर दोबारा से मैं ब्याह करूं और तुम्हारा पति राज दरबार चला जाए तो दूसरी की पत्नी के भगाने और ब्याह करने के जुर्म में फांसी लटक जाऊंगा। मुझे इस तरह के लफड़े में पड़ने से पहले बहुत सोचना होगा। कम से कम 3-4 दिन का समय चाहिए। औरत बोली, आप जैसा उचित समझो, मुझे सब मंजूर है। औरत आराम से सो गई तो शीला चुपके से उठी और मोहन को जगाई और बोली, तुम हर जगह बेवकूफी कर जाते हो। अरे, तुम्हें इस औरत पर भरोसा करना चाहिए। जानवर की तरह बेरहमी से पिट चुकी औरत झूठ नहीं बोलेगी, और औरत से ब्याह कर लेने पर तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई राजा तुम्हें फांसी नहीं चढ़ाने जा रहा। औरत को तुम भगाकर नहीं लाए हो, बल्कि अपनी इच्छा से आई है, और यह कोई बच्ची नहीं, जवान है। और फिर इसे अपनी पहचान गले में लटकाकर गली गली घूमना नहीं है। ये 10 साल तक तो घर के अंदर पड़ी रह जाएगी, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। मोहन बोला, बुआ, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं तुम्हारी ही बात मान लेता हूं। तुम जैसा कहो वैसा कर देता हूं। तब शीला बोली, तुमने तो अभी खीर में नमक मिला दिया है, बात बिगड़ गई है। अब फिर से औरत को समझाना पड़ेगा और उसे तुम खुद समझा पाओगे। तुम अब सो नहीं, औरत के जागने का इंतजार करो। इसका दिल टूट चुका है, ये जागते ही यहां से निकल जाएगी। मगर इसे तुम कहीं जाने मत देना, मना लेना। औरत बहुत भली है। मोहन सोते सोते उस औरत पर नजर रख रहा था। आधी रात हुई तो औरत उठ बैठी। पहले इधर उधर नजर दौड़ाई। जब उसे अनुमान हो गया कि दोनों सोए हुए हैं तो चुपके से उठी और घर का दरवाजा खोल घर से बाहर निकल गई। मोहन सोते सोते देख रहा था। वह भी उठा और औरत के पीछे पीछे लग गया। बाहर आसमान से अब भी बूंदाबांदी हो रही थी। औरत तेजी के साथ गांव से बाहर आ गई और गांव के उत्तर तरफ का रास्ता पकड़कर चल दी। उत्तर तरफ में एक बरसाती नाला था जो बरसात के दिनों में लबालब भर जाता था। नाले के पार एक घना जंगल था। तैरने वाले तो नाला पार कर जंगल में लकड़ी या फल के लिए चले जाते, मगर जो नहीं तैरना जानते थे वह नाले के पास भी नहीं जाते थे, क्योंकि नाले में पानी की धार बहुत तेज होती थी। औरत नाले की तरफ चली जा रही थी तो मोहन भी तेजी के साथ उसके पीछे हो लिया। वो नाले से पहले ही औरत को रोक लिया और बोला, देवी जी, आप इतनी रात को क्यों भागी जा रही हो? चलो घर चलो, और जहां भी जाना हो दिन के उजाले में चली जाना। रात के वक्त सिर्फ खतरे ही खतरे हैं। जंगली जानवर, जहरीले जानवर और इंसानी जानवर रात में घूमते रहते हैं। इन सब में इंसानी जानवर सबसे खतरनाक होता है। वो आपको काटेगा नहीं, खाएगा भी नहीं, बर्बाद करके छोड़ देगा। वो तुम्हारी इज्जत पर धावा बोल देगा। इसीलिए अच्छा रहेगा आप सुबह में चली जाना। औरत बोली, तुम कौन हो और मुझे भाषण क्यों सुना रहे हो? मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, तुम मेरे होते कौन हो जो सलाह दे रहे हो? चुपचाप अपने घर चले जाओ। रात में किसी गैर औरत का पीछा करना कहीं से भी ठीक नहीं है। मोहन बोला, देवी जी, इतनी बेरुखी ठीक नहीं। अभी तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आपको 1-2 हफ्ते तक दूध, हल्दी, गुड़ पीने की जरूरत है, तब आप ठीक हो पाओगी। औरत बोली, तुम्हारी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। तुम कोई गुंडा बदमाश लगते हो। मेरा पीछा करोगे तो शोर मचा दूंगी, नहीं तो अपने घर लौट जाओ। मोहन बोला, देवी जी, आप अपनी कीमत नहीं जानती, मगर मैं जानता हूं एक औरत की कीमत। इसलिए आपके आगे हाथ जोड़ता हूं और फिर कहता हूं कि घर चलो और सुबह में चली जाना। मैं आपको नहीं रोकूंगा। आपको रोकने का मेरा कोई हक भी नहीं है, मगर रात के खतरे को देखकर रोक रहा हूं। मैं आपका पैर पकड़ रहा हूं, आप लौट चलो। मोहन औरत के पैर पकड़ना चाहा तो उसने ठोकर मार दी और बोली, गुंडे, मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो? घर में फुर्सत नहीं मिली तो यहां आ गए हो। मोहन को गुस्सा आ गया और एक जोरदार थप्पड़ औरत के गाल पर जड़ दिया और बोला, बदचलन औरत, तुम किसी एक के साथ रह ही नहीं सकती। तेरी आदत है रात में घूमकर यार ढूंढने की। न जाने कितनों के साथ रात गुजारी होगी। मैं ही था जो तुझे भली समझ तेरी भलाई सोच रहा था। जाओ तुम जहां भी इच्छा हो, मुझे क्या पड़ी है तुझे रोकने की? तुम मेरी होती ही कौन हो? मोहन तेजी से घर की तरफ चल पड़ा।
वो एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। उधर जब दोनों घर से निकले थे तो शीला बुआ ने देख लिया था। वो भी तो मोहन के घर में ही रात को सो गई थी। वो मोहन और उस औरत के लौट आने का इंतजार कर रही थी। मोहन अकेला घर आ गया तो शीला बोली, बेटा वो औरत नहीं आई? मोहन बोला, नहीं वो नहीं आई, स्वच्छंद औरत है, एक जगह नहीं रुक सकती। तुम भी न जाने कहां कहां से घास फूस उठाकर ले आती हो। औरत भी मोहन के पीछे पीछे ही लौट आई थी। वो घर में घुसते ही बोली, बुआ जी मैं आ गई हूं और अब कान पकड़ती हूं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे घर से निकाल दे। शीला बोली, तुम्हें रात में घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। तुम नहीं जानती कि रात में औरत का घर से बाहर कदम रखना अमर्यादित है। ये किसी सभ्य औरत का काम नहीं है। हाथ पैर धो लो, पूरे कीचड़ से सन गई हो, कपड़े भीग गए हैं, उसे फिर से बदल लो और सो जाओ। इस तरह सभी सो रहे। सुबह मोहन देर से जागा, क्योंकि आधी रात तक वह जागता रहा था तो उसे नींद आ गई थी, और शीला को तो दिन निकलने तक सोने की आदत थी। सुबह में तो वर्षा और तेज हो गई थी। हवा ने उन्हें सोने में और सहायता कर दिया था। मोहन जागा तो देखा कि औरत घर में खाना बना रही है। वह गाय का दूध भी निकाल लाई है। वह घर से बाहर देखा तो हैरान रह गया कि उसके बैल और गाय आराम से चारा खा रहे हैं। औरत ने उनको भी चारा डाल दिया है, यानी मेरे जागने से पहले घर का सारा काम खत्म कर डाली है। उसे अपनी पत्नी की याद ताजा हुआ आई। वह सुबह उठकर उसके जागने से पहले सारा काम निपटा देती थी, मगर वह उसकी कीमत नहीं समझा। औरत मोहन के पास आई और बोली, मैंने कुछ गलत कर दिया है जो आप इस तरह रो रहे हो? तब मोहन ने बताया, कभी मेरी एक पत्नी हुआ करती थी, वो इसी तरह घर का काम कर देती थी, मगर बीमारी उसे खा गई। आज आपने मेरे घर का सारा काम करके उसकी याद ताजा कर दी। औरत बोली, आप पिछली बात को भूल जाओ और अपने काम में लग जाओ। शीला की नींद खुल गई थी। वह भी देख ली थी कि औरत बहुत मेहनती है। इसका पति अभागा था जो इसकी कद्र नहीं किया। इतनी मेहनती औरत सभी को नहीं मिलती। मोहन के लिए सबसे अच्छी रहेगी। शीला औरत से बोली, देखो तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोहन जैसा लड़का खोजने से तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तब औरत शीला के कान में बोली, बुआ जी मैं अब कहीं नहीं जाने वाली, अब यहीं रहूंगी। मोहन मुझे थप्पड़ मारकर अपना होने का एहसास दिला चुका है। मुझे मोहन का व्यवहार बहुत अच्छा लगा है। अब आप हमारा ब्याह भी करा दो तो आपका उपकार होगा। शीला बोली, तू घबरा मत, आज रात में करा दूंगी, और तू इस तरह से दिन के उजाले में घर से बाहर मत निकला कर। किसी को खबर ही नहीं होनी चाहिए कि घर में कोई औरत भी रहती है। 1-2 साल घर में रह गई, फिर कौन पूछता है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो? वैसे भी मोहन के घर कोई औरत नहीं आती। शीला ने शाम में ही मोहन का ब्याह उस औरत से करा दिया। मोहन मना भी किया, औरत अभी बहुत घायल है, उसे ठीक हो जाने दो, मैं कोई भागा थोड़े जा रहा हूं। तब शीला बोली, मूर्ख, तू नहीं जानता, औरत का आधा दर्द तो पति का साथ मिलने से कम हो जाता है और आधा तो वह दूध पीकर ठीक कर लेगी। जहां औरत को पति का प्यार, भरपेट भोजन और कपड़े मिल जाते हैं, रहने को घर मिल जाता है, तो उसके लिए वही स्वर्ग बन जाता है। मोहन औरत से ब्याह कर लिया तो औरत भी उसे कोई शिकायत का मौका नहीं दी। वो घर का काम ऐसे कर जाती कि जैसे वह चिराग से निकली जिन्न की बेटी हो। मोहन पत्नी से बहुत खुश रहता। एक दिन खेत में काम करने गया था। शाम को घर लौट कर गया तो घर का सारा काम इसी तरह पड़ा था। तो वह हैरान हुआ कि आज गाय को चारा नहीं पड़ा है। घर का सामान जैसे तैसे पड़ा चे, अभी तक घर में चूल्हा नहीं जला है। उसे औरत पर शंका हुई कि कहीं भाग तो नहीं गई। वो जल्दी से घर में गया तो देखा कि औरत बेसुध पड़ी थी। उसका बदन बुखार से तप रहा था। मोहन जल्दी से शीला बुआ को घर बुलाया और बोला, बुआ आप मेरी पत्नी के पास रहो, मैं अभी जिंगनपुर से वैद्य जी को लेकर आता हूँ। औरत बोली, अब भी रात में आपको वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं है, कल सुबह में दवा ला देना। तब मोहन बोला, मैं एक बार यह गलती कर चुका हूं, वो गलती फिर नहीं दोहराने वाला। वह रात में ही वैद्य जी के पास गया और वैद्य से घर चलने का आग्रह किया तो वैद्य रात में चलने के लिए असमर्थता जताई। वो दवा दे दिया और बोला, चिंता जैसी कोई बात नहीं है, इस वक्त बरसात है,
इसमें मौसमी बुखार हो जाता है, ये कोई गंभीर नहीं होता है, 2 खुराक दवा में ठीक हो जाएगी। अगर नहीं ठीक होती है तो सुबह में आना, मैं साथ चलूंगा और देख लूंगा। मोहन घर आ गया और पत्नी को दवा दिया। दवा खाने के बाद 1 घंटे में ही औरत का बुखार गायब हो गया। वो अब भली चंगी थी, मगर मोहन उसे 1 हफ्ते तक कोई काम नहीं करने दिया। औरत समझ गई थी कि मोहन उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, तो वह भी घर का कोई काम मोहन को करने नहीं देती, वह लड़ने को तैयार हो जाती। तब मोहन उसे समझाता कि तुम ऊंची आवाज में बात करोगी तो पड़ोसी जान जाएंगे कि इस घर में कोई औरत रहती है। तब औरत बोली, कोई हाथी चुरा कर खुद छिप छिप कर नहीं जा सकता। पूरे मोहल्ले की औरतों को पता है कि इस घर में कोई औरत रहती है, इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे यह छिपाना है कि कोई यह न कहे कि इस घर में एक झगड़ालू पति पत्नी रहते हैं। इस तरह दोनों के दिन 5 साल गुजर गए। इस बीच दोनों 2 बच्चों के माता पिता बन गए थे। दोनों बच्चे बहुत चंचल थे। बड़े बेटे का नाम नौरंग था तथा छोटे का नाम रतन था। बड़ा अपने पिता के साथ हमेशा रहता, जबकि छोटा माँ के साथ रहा करता। वह माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाता। इस तरह मोहन का दिन बड़ी आराम से गुजरने लगा। बेटे देखते देखते जवान हो चले। बड़ा बेटा जंगल में अब गाय को चराने ले जाने लगा था। उसके पास धीरे धीरे 1 से बढ़कर 101 गाय हो चुकी थी, तो नौरंग जंगल में गाय चराने ले जाता। एक दिन उसे जंगल में एक ऐसे आदमी से मुलाकात हो गई जो आराम से लेटा हुआ था। नौरंग करीब 2 माह से उस आदमी को देख रहा था कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी लेटा रहता है, मगर आज उसे कुछ ज्यादा ही उत्सुकता हुई उस आदमी के विषय में जानने की। तो पास गया और पूछ लिया, दादा, इस जंगल में आप अकेले क्या करते हो? और देखता हूं कि मद मस्त होकर पेड़ के पास पड़े रहते हो। तब उस आदमी ने बताया, बेटा, किस्मत की बात है, सभी के भाग्य में आराम करना नहीं होता। नौरंग बोला, दादाजी, आप भाग्य पर सब कुछ मत छोड़ो। आदमी अपने भाग्य को खुद लिखता है। भाग्य में जो लिखा होता है वह सिर्फ उतना ही पाता है, लेकिन परिश्रम करने से भाग्य से ज्यादा मिल जाता है। मैंने तो अपने पिताजी से यही सीखा है। आप भी कोई काम करो, मेहनत करो, सिर्फ किस्मत के सहारे मत रहो। औरत बोली, बेटा, तू बड़ी काम की बात बता गया है। अरे, मैंने तो अपना सारा जीवन इसी तरह बिता दिया, कभी कुछ काम ही नहीं किया। तू ठीक कह रहा है, भाग्य के सहारे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं कल से ही कोई काम करूंगी। तूने तो मेरी आंखें खोल दी। बेटा, तुम कोई साधारण लड़के नहीं लगते, तुम मेरे बेटे की तरह हो। तुम रोज मेरे से आकर मिला करो और मुझे इसी तरह अच्छी अच्छी बातें सुनाया करो। बेटा, तुम यदि रोज मुझसे मिला करोगे तो मैं तुम्हें सोना दे सकती हूं। नौरंग बोला, क्या बात करती हो? तुम औरत हो या मर्द हो? औरत बोली, मैं न तो औरत हूं न मर्द हूं, मैं तुम्हारी किस्मत हूं। तुम्हें जब भी सोने की जरूरत हो तो मुझसे मांग सकते हो। औरत ने अपने पास से एक सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया। यह सोना नहीं है, यह एक जादुई सिक्का है। तुम जिस भी लोहे से इसे छुआ दोगे वह सोना में बदल जाएगा। मगर एक बात का ध्यान रखना, इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। एक बार उपयोग कर लेने के बाद यह सोना खत्म हो जाएगा, दोबारा से काम नहीं करेगा। फिर तुम्हें नया सोना लेने मेरे पास आना पड़ेगा। नौरंग बोला, आप कोई जादूगरनी हो या कोई और हो? तब वह औरत बोली, जादूगरनी नहीं, तुम्हारी किस्मत हूं, बार बार बताया ना। अब तुम जाओ, कल फिर मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगी। नौरंग एक सोने का सिक्का लेकर आ गया, मगर वह बात अपनी मां से नहीं बताई। उसने उस सोने का सिक्का से एक लोहा छुआया तो वह लोहा सचमुच सोने में बदल गया। अब तो नौरंग के हाथ खजाने की चाबी लग गई थी। वह रोज सोने का सिक्का लाता और सोना बना लेता। वह सोने को सुनार के पास ले जाकर बेच देता तो सुनार बोला, बेटा, इतना सोना कहां से लाते हो? तब नौरंग बोला, मेरे दादाजी ने जमीन के अंदर सोना गाड़ रखा है, मैं उसी को निकाल निकाल कर बेचता हूं। अब नौरंग को तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो वह नगर में घूमने जाता और खूब खर्चे करता। एक दिन नगर में एक नर्तकी ने उसे अपने मोह जाल में फंसा लिया, उसे अपना भाई बना लिया, तो नौरंग उस पर खूब पैसे लुटाने लगा।
एक दिन उसे जब नशा हो गया तो वह उसके पास ही सो गया। वह उस नर्तकी से बोला, मैं तुम जैसी बहन पाकर खुश हूं, मेरे साथ चलकर जंगल में चलो, वहां तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा, वहां मेरे पास खजाना है। औरत बोली, तुम्हारे साथ चलने में कोई हर्ज नहीं, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम मुझसे ब्याह कर लो, मैं तुम्हें पति बना लूंगी। औरत ने भी जब खजाने की बात सुन ली तो भाई से पति बना लिया। नौरंग उसे अपने साथ जंगल में ले आया और बोला, देखो वह औरत एक पेड़ के नीचे सो रही है, उसी के पास खजाना गड़ा हुआ है, चलो मैं अभी तुमसे उसका सौदा करा देता हूं। नौरंग उस जादूगरनी के पास गया और बोला, मुझे खजाना दे दो, मैं तुम्हें इस नर्तकी को दे रहा हूं, इसके साथ मैं विवाह कर चुका हूं, मैं तुम्हें पत्नी का दान करता हूं। नर्तकी यह सुनकर रोने लगी, आप तो मेरे भाई थे, मुझे धोखा दे दिया। नौरंग बोला, बदमाश औरत, तूने मुझे अपना भाई बनाकर मुझे लूटा है, मेरे साथ धोखा किया है, तो मेरी कौन लगती है जो मैं तेरा साथ दूंगा। जादूगरनी ने नर्तकी को पकड़ लिया और नौरंग से बोली, जाओ खजाना निकाल लो। नौरंग भागा भागा घर आया और सारी बात माँ से बताई तो माँ बोली, तुमने बहुत गलत काम कर दिया, तुम अपने साथ उस जादूगरनी को लेकर आओ, मैं देखूंगी कि वह मेरी बहू बन सकती है कि नहीं। नौरंग जादूगरनी को अपने घर ले आया तो जादूगरनी को देखकर भूला की माँ हैरान रह गई, अरे ये तो मेरी बेटी है। वह बोली, बेटी तुम कहाँ थी, मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर हार गई थी, मुझे नहीं पता था कि तू जादूगरनी बन गई है। बेटी तुम अपनी माँ को भूल गई। नौरंग की माँ बोली, बेटा ये मेरी बेटी है, मैं इसको जन्म दिया था, लेकिन इसके जन्म लेने के 1 साल बाद ही मैं इसे कहीं खो दी थी, यह मेरी बेटी है, तुम इसका ब्याह मुझसे कर दो। भोला बोला, माँ तुम यह क्या कह रही हो, ये तो नौरंग की बहन है, भला मैं अपनी बहन से ब्याह कैसे कर सकता हूँ। माँ बोली, अरे मूर्ख, ये तेरी बहन नहीं है, ये तो मैंने उस जादूगरनी के धोखे में कह दिया था, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो मेरे दोस्त की बेटी है, तुम इससे ब्याह कर लो। भोला भी लड़की पर पहले से ही दिल हार चुका था। जब माँ ने इजाजत दे दी तो तुरंत ब्याह कर लिया। जादूगरनी भोला की पत्नी बन गई। अब भोला को सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और किस्मत अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। धोखे और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि नेकी और वफादारी इंसान को हर मुश्किल से निकालकर मंजिल तक पहुंचा ही देती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे धोखे से मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है, लेकिन किस्मत और एक सौतेली माँ का प्यार उसे बचाता है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। किशनपुर नाम का एक गांव था जहां पर राम भरोसे नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। राम भरोसे को शौकिया गरीब कहा जा सकता था, क्योंकि उसने जानबूझकर गरीबी को गले लगा रखा था। अब जिसके घर के सामने 10 बीघा उपजाऊ जमीन हो और फिर भी वह गरीब रह जाए तो उसे और क्या कहेंगे। उसके पास घर के सामने ही 10 बीघा उपजाऊ जमीन थी, मगर फिर भी वह अपने गांव में सबसे गरीब था। इसका कारण था कि वह कामचोर था, छूकर कोई काम नहीं करता था। जब भी खेती का मौसम आता वह दूर की किसी रिश्तेदारी में निकल जाता। वह सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि गांव के 10-20 लोगों की रिश्तेदारी में भी चला जाता। एक एक दिन भी घूमता तो उसके महीने निकल जाते। इस तरह महीने भर बाद घूमकर जब वह घर लौटता तब तक खेती का मौसम जा चुका होता। उसके बाद वह खेती में हाथ लगाता तो उसकी हालत उस बादल की हो जाती जो समय निकल जाने के बाद बरसता है। क्या फायदा उस बरसात का जब खेती ही सूख जाए। समय चूकने पर पछताने से क्या होता है। मंजिल तो उसी को मिलती है जो समय का साथ नहीं छोड़ता और समय के साथ बदलता रहता है। समय के महत्व को समझने वाला कभी गरीब नहीं रहता। माधव जब समय निकल जाने पर खेती करता तो उसको खेत से भूसा तो मिल जाता मगर अन्न नहीं मिलता, यानी वह हमेशा घाटे में ही रहता। उसे समझ ही नहीं आता था कि सबके खेत में अन्न की बालियां लहलहा रही हैं, जबकि मेरे खेत में अन्न की एक बाली भी नहीं फूटी है। वो अपनी किस्मत का रोना रोता
कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैं कितना हाड़ तोड़ परिश्रम करता हूँ, उसके बाद भी मेरे खेत में कुछ नहीं होता। उसे अब आगे के भोजन के जुगाड़ के लिए अपना खेत गिरवी रखना पड़ता। वह 5 साल में अपनी 5 बीघा जमीन गिरवी रख चुका था, मगर वह अपनी आदत में कोई सुधार नहीं कर रहा था। उसको इतनी समझ ही नहीं थी कि वह क्या करे। उसने माता पिता से खेती का कोई गुण नहीं सीखा था, वे बचपन में ही गुजर चुके थे। पुराने जमाने में गांवों में भयानक बीमारी फैल जाती थी, गांव के गांव लोग मर जाते थे। इलाज का कोई साधन नहीं था। 10-20 गांवों में 1-2 वैद्य होते थे, जिनकी दवा महामारी में काम नहीं आ पाती थी। तो उसी तरह की महामारी में राम भरोसे के माता पिता भी शिकार हो गए थे। राम भरोसे अकेला रह गया था। उसी गांव में सोहन नाम का भी एक गरीब आदमी रहता था, जो अब तक 60 बसंत देख चुका था, लेकिन अपनी बदमाशियों के चलते कुंवारा रह गया था। वो जब जवान था तो बेवजह घूमा करता, दूसरे की बेगारी किया करता। उसके भी माता पिता नहीं थे। चाचा ने उसका पालन पोषण किया था, लेकिन वह किसी के बंधन में बंधने वाला आदमी नहीं था। घूमना उसका शौक था, तो वह पता लगाता कि गांव में कौन अपनी रिश्तेदारी में जा रहा है तो उसके साथ लग जाता। वह आदमी भी उसे साथ ले लेता कि हम 2 रहेंगे तो रास्ता बातें करते हुए कट जाएगा। यह सोचकर गांव के लोग जब भी रिश्तेदारी में जाते तो सोहन को याद कर लेते, तो सोहन तो हर वक्त तैयार बैठा रहता। किसी को कोई भारी सामान बाजार से लाना होता तो लोग पहले सोहन को घर बुलाते और पहले खाना खिलाते, फिर काम बताते तो सोहन उस काम को करने को तैयार हो जाता। इस तरह उसका पेट आसानी से भर जाता। कुछ तो बिना काम किए भी सोहन को भोजन दे देते, तो सोहन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोहन के दिन मस्ती से गुजरने लगे थे। उसके पास कोई जमीन नहीं थी, एक टूटी झोपड़ी थी, वह भी बिना देख रेख के कारण ढह चुकी थी। सोहन बंजारों की तरह किसी के भी यहाँ रह लेता। अब उसका अपना कोई पक्का ठिकाना नहीं था। उसका दिन इसी तरह गुजरने लगा। देखते देखते वह 30 साल पार कर गया था, लेकिन उसे पेट भरने के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं था। एक दिन गांव के रामलाल साहूकार को अपने ससुराल जाना था, तो उसने सोच लिया कि साथ में सोहन को लेते जाएंगे। उसने सोहन से कहा कि सोहन भैया, मैं परसों ससुराल जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ ससुराल चलना। मैं वहां 3 दिन पहले जा रहा हूं, वहां हम 3 दिन तक मौज मस्ती करेंगे। खाने का तो पूछो मत, तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे। मेरी 2 सालियां है, मुझे ठेल ठेल कर खिलाती है। मेरे साथ रहोगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। सोहन बोला कि अभी से व्यंजन का गुणगान मत करो, वरना मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। मैं आज से ही तैयारी में लग जाता हूं। जब मुझे आपके ससुराल जाना है तो फिर मुझे अपने कपड़े वगैरह साफ करने पड़ेंगे। मेरे पास तो बस एक ही वस्त्र है। भैया रामलाल, तू मेरे को ससुराल से एक वस्त्र दिलवा देना। मेरा कपड़ा पुराना हो चला है, कभी भी फटकर मेरे शरीर की नुमाइश करा सकता है। आप साहूकार हो, आपकी ससुराल भी कोई ऐरे गहरे जगह पर नहीं होगी, वे लोग बड़े अमीर होंगे। रामलाल बोला कि सोहन भैया, अब पूछो मत। अरे वस्त्र तो बिन मांगे याचकों को भी दे देते हैं। तुम तो मेरे मित्र बनकर मेरे साथ जा रहे हो, तुम्हें तो 3 सेट कपड़े और विदाई में पैसे भी देंगे। तुम्हें मिठाई की एक बड़ी सी पोटली अलग से देंगे। तुम तो जानते हो एक पोटली में 10 सेर से ज्यादा मिठाई होती है। तुम 3-4 दिन तक तो आने के बाद सिर्फ मिठाई खाओगे, तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। सोहन बहुत खुश हुआ कि पहली बार किसी बहुत अमीर आदमी के पास जा रहा हूं। अब तक जिसके साथ गया सबकी रिश्तेदारी या ससुराल गरीबों के यहाँ थी। मन माफिक लजीज व्यंजन नहीं खिलाए, मगर सोहन खुश था कि उसके खाने का रिकॉर्ड रामलाल के ससुराल में टूट जाएगा। विचार किया कि इतना खाऊंगा कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इस तरह विचार कर वह रामलाल के ससुराल जाने की तैयारी में लग गया। उसने अच्छे से कपड़े साफ किए, जाने के दिन खूब मलमल कर नहाया, उसके बाद खुशबूदार तेल लगाया, फिर रामलाल के साथ उसके ससुराल के लिए निकल लिया। रामलाल भी ससुराल में खूब ढाक जमाना चाहता था। उसने सोच लिया कि ससुराल में लोग पूछेंगे कि आपके साथ यह कौन आदमी है, तो मैं सोहन को अपना नौकर बता दूंगा। उधर सोहन सोच रहा था कि पहली बार मैं रामलाल का मित्र बनकर जा रहा हूं।
वरना औरों के साथ जाता था तो मेरा परिचय बड़े अजीब ढंग से देते थे, मगर आज रामलाल मुझे बड़े सम्मान के साथ ले जा रहा। हाय, गांव में रामलाल ही है जो मुझे समझता है, वरना सभी जाहिल है। दोनों शाम होने पर लहनापुर गांव में पहुंच गए। लहनापुर में ही रामलाल की ससुराल थी। रामलाल जब ससुराल में गया तो उस वक्त घर में कोई पुरुष नहीं था। घर में सिर्फ 2 ही पुरुष थे, एक रामलाल का ससुर और एक साला जो गांव के बाहर दुकान चलाते थे। घर में उसकी पत्नी, सास और 2 सालियां थी। दोनों सालियों ने रामलाल और सोहन का खूब स्वागत किया। घर में पहले से मिठाई मंगाकर रखी थी। फिर रामलाल को बुलाकर घर के अंदर ले गई कि वह जान सके कि साथ आया आदमी कौन है। रामलाल ने उनके पूछने पर बताया कि वो आदमी मेरा नौकर है, मेरा खास नौकर, मेरे साथ ही मेरी सेवा के लिए रहता है। रामलाल की साली बोली, तब तो बड़ा काम का आदमी है, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया? 7 मिठाइयां नुकसान कर दी, भला कोई नौकरों को मिठाई खिलाता है? खैर, आप जो खा लिया सो खा लिया। वह अपनी छोटी बहन से बोली कि शीला, नौकर के लिए बांस की चारपाई गाय वाले कमरे में लगाओ और उसे बोलो कि वह गाय वाले कमरे में ही आराम करे। शीला बाल्टी लेकर गई और बोली कि आप गाय का दूध निकाल लेते हो? सोहन बोला कि मैं दूध तो किसी का भी निकाल सकता हूँ। शीला बोली कि आप अपने गांव जाकर किसी और का दूध निकाल लेना, यहाँ तो गाय का ही दूध निकालना है। सोहन बोला कि आप गलत समझ गई, मेरा मतलब गाय, भैंस या बकरी से है। शीला बोली कि मतलब मुझे समझ में आता है, आप चलो गाय का दूध निकालो, और हाँ, अपना बिस्तर भी गाय के कमरे में लगाओ, तुम्हें वहीं सोना है। सोहन बोला कि लेकिन क्यों? शीला बोली कि नौकर ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, लगता है जीजा के साथ रहने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सोहन ने कुछ बोलना चाहा तो शीला ने डांट कर चुप करा दिया। सोहन सोच रहा था कि गजब नक चढ़ी लड़की है, मेरे पर दादागिरी दिखा रही है। शीला के आदेश पर वो बांस की चारपाई लेकर गाय वाले कमरे में चला गया। उसके आदेश से गाय का दूध निकाल दिया। शीला थोड़ी देर में एक दरी चारपाई पर बिछाकर चली गई और एक दिया जला गई। बोली कि यहीं पड़े रहो, थोड़ी देर में यहीं भोजन मिल जाएगा। सोहन के समझ में अब भी नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अभी विचार कर ही रहा था कि शीला खाना लेकर आ गई। खाने में गेहूं की दलिया का भात और थोड़ी आलू की सब्जी दे दी। यह देखकर सोहन का माथा ठनक गया। उसने उस खाने को गाय को खिला दिया और बर्तन धोकर रख दिया। अब उसके समझ में कुछ कुछ आ रहा था कि यह सब ससुर रामलाल की चाल है। उसने सोचा कि रात में ही यहां से भाग लेता हूं, मैं कौन सा साहूकार का रिश्तेदार हूं। फिर उसे ख्याल आया कि इस तरह लौट गया तो अच्छा नहीं होगा, मुझे रामलाल को भी तो सबक सिखाना है। उधर रामलाल की तो चांदी कट रही थी। खाने में 10 तरह के व्यंजन बने थे। वो खाकर अफर रहा था। इतना ज्यादा खा लिया था कि उसे पेट में बहुत तकलीफ होने लगी थी। जब रहा नहीं गया तो अपने साले से बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, घर में से थोड़ी हींग ले आओ। साला बोला कि आपको हिसाब से खाना चाहिए, पेट का ध्यान रखते नहीं। अरे ज्यादा था तो उसमें से कुछ नौकर को दे देते। रामलाल बोला कि मेरा अपमान मत करो, जल्दी से हींग लाओ। 1-2 घंटे के बाद उसे आराम मिला। सुबह में शीला जब सोहन के पास गाय का दूध निकलवाने आई तो सोहन बोला कि छोटी मालकिन, लगता है आप लोगों ने मालिक को तला हुआ खाना खिला दिया था। मालिक को वैद्य जी ने तला खाना खाने से मना किया है। उनका रोग ही कुछ वैसा है कि वैद्य जी नी सिर्फ जौ की मोटी लिट्टी खाने को कहा है। शीला बोली कि क्या हुआ है मेरे जीजा को, कौन सा रोग है उन्हें? सोहन बोला कि अब मैं कैसे बता सकता हूं, वह भी उनके ससुराल में। आप लोग जान जाइएगा तो फिर उनका गौना नहीं हो पाएगा। शीला बोली कि साफ साफ बताओ क्या हुआ है उनको। सोहन बोला कि बता दूंगा तो मालिक मुझे बहुत मारेंगे। शीला बोली कि यदि तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। सोहन बोला कि आपके कोमल हाथों की मार सह लूंगा, मगर मालिक के जूतों की मार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। शीला सोच ली कि क्या करना है। वो घर के अंदर गई और 10-12 रसगुल्ले लेकर आ गई और बोली कि इसे खा लो, तुम मुझे जीजा का रोग बता दोगे तो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाऊंगी और किसी से नहीं कहूंगी। सोहन बोला कि आप मेरी कसम खाओगी।
किसी से नहीं बताओगी? शीला बोली कि मैं एक बार क्या, आपकी 100 बार कसम खाती हूं कि किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। तब सोहन बोला कि मालकिन, हमारे मालिक के पेट में गलछुआ हो गया है। वैद्य ने बताया है कि नियम संयम से रहे तो 2-3 साल तक जिंदा रह लेंगे, वरना तला चीज खाए तो महीना, 2 महीना या 2 दिन में भी मर सकते हैं। शीला बोली कि उस धोखेबाज को पत्नी मिलेगी? अरे, वह मेरी बड़ी बहन है, उसे मैं जीते जी किसी रोगी के साथ नहीं जाने दूंगी। रामलाल बड़ा बेहया आदमी है, खुद उसकी जिंदगी का ठिकाना नहीं और आ गया है पत्नी ले जाने। अरे, भला हुआ जो आपने अभी बता दिया, वरना बहन उसके साथ चली जाती तो उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। सोहन बोला कि मालकिन, अपनी तो आदत है लोगों का भला करने की। शीला जल्दी से घर में गई और यह बात अपनी माँ से बताई, बहन से बताई। बहन तो यह खबर सुनकर रोने लगी तो शीला बोली कि रो मत, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू अभी उसके साथ नहीं गई है। माँ बोली कि नहीं, हमें उसके तरीके से ही उसे सबक सिखाना चाहिए। बोली कि नौकर को बादाम का हलवा दे आओ तथा रामलाल को भीगा हुआ थोड़ा चना दे आओ। नौकर को तला खाना देना और रामलाल को लिट्टी चटनी दे देना। उसके बाद मैं बोल दूंगी कि दोनों अभी वापस जाओ। बेटी की इच्छा अभी ससुराल जाने की नहीं है, वो बाद में जाएगी। रामलाल की सास ने तुरंत खाना तैयार कर दिया तो शीला सोहन के लिए खाना ले आई। उसके खाने में बहुत से व्यंजन थे, उसने उसे जी भर के खाया। शीला फिर रामलाल को खाना लेकर गई तो उसमें एक जौ की लिट्टी थी और चटनी थी। ये देख रामलाल भड़क गया और बोला कि साली साहिबा, ये क्या मजाक है, मेरे लिए ये लिट्टी क्यों? शीला बोली कि आपकी सेहत के लिए यही अच्छा है, आपको लजीज व्यंजन खिलाई थी रात को, बड़ी मुश्किल से आपकी जान बच पाई है। रामलाल बोला कि मुझे थोड़ी गैस बन गई थी, इसलिए परेशान था। शीला बोली कि बातें मत बनाओ, मुझे सब पता है, आप भयानक रोग से ग्रसित हो, आप जल्दी ही मर जाओगे। रामलाल बोला ये झूठ है, ये बात किसने कह दिया? शीला बोली कि चिल्लाओ नहीं, वैद्य ने बोलने से मना किया है, ज्यादा जोर लगाओगे तो यहीं मर जाओगे। रामलाल कुछ कहना चाहा तो शीला बोली कि अपना मुंह बंद कर लो, हमारी दीदी आपके साथ नहीं जाएंगी, हमें उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद करना है, आप खाना खाओ और अपने नौकर के साथ यहां से निकल लो। रामलाल बोला कि मैं आपके कहने से नहीं जाऊंगा, अपने माता पिता को बुलाओ। शीला बोली कि गनीमत है कि मैं कह रही हूं, पिता भाई तो जूतों से बात कर देंगे, मैं डंडा उठाऊं या इसी तरह चले जाऊंगे। सोहन उसके पास आया और बोला कि मालकिन, मालिक को मत मारो, बेचारे की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, मैं इन्हें साथ ले जाता हूं, आखिर इनका ध्यान भी तो हमें ही रखना है। सोहन रामलाल को गांव से बाहर ले आया। दोनों जब गांव से बाहर आए तो सोहन रामलाल से बोला कि रामलाल, मैं कब से तेरा नौकर हूं, कब कब तुमने मुझे पगार दिया है? तुमने मुझे यहाँ किस खुशी में लाकर पशुओं का खाना खिलाया और किस खुशी में अकेले अकेले दावत उड़ाया? रामलाल बोला कि मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन तुम कौन से हमारे गांव के नवाब हो, तुम एक नौकर ही तो हो। तुम्हारी औकात क्या है? थोड़ी भी जमीन नहीं है, घर भी नहीं है, 30 साल की उम्र में अभी खुंवारे हो, जिंदगी में स्त्री नहीं मिलने वाली। सोहन बोला कि स्त्री तो अब तुम्हें भी नहीं मिलने वाली, मैंने भी ऐसा आग लगाया है कि बहुत देर तक सुलगती रहेगी, और फिर मैं तुझे सलामत घर थोड़े ही जाने दूंगा, तुम्हें इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी। सोहन गांव से थोड़ा बाहर निकलते ही रामलाल को मारने पीटने लगा। सोहन रामलाल से ताकतवर था, 2-4 हाथ में सारी हुलिया बिगाड़ दी। गांव के किसी ने देखा तो साहूकार को खबर दी। गांव के लोग जब तक साहूकार को लेकर पहुंचे, सोहन वहां से भाग चुका था। बात समझ में सबको आ गई कि बात क्या है। रामलाल बीमार नहीं है, बल्कि सोहन ने गुस्से में बता दिया था, और फिर गलती तो रामलाल की ही थी। रामलाल ससुराल में रह गया, जबकि सोहन घर लौट चला। उसको रामलाल की बात लग गई थी कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा इस जीवन में ब्याह नहीं हो पाएगा। यह बात कांटे की तरह सोहन के दिल में चुभ गई। वह गांव आया तो उसे देखकर भोला बोला कि अरे सोहन, कहाँ रहते हो? मैं तुम्हें कल शाम से ढूंढ रहा हूं, एक जगह रिश्तेदारी में चलना है। सोहन बोला कि काका, अब मुझे किसी की बेगारी नहीं करनी, अब जहां भी जाऊंगा पैसा लेकर जाऊंगा।
मुझे नौकर कहलाना पसंद है, लेकिन मुफ्त की बेगारी जरा भी पसंद नहीं। उस दिन से सोहन ने अपनी दिनचर्या बदल ली। वह जब पैसे लेकर काम करने लगा तो उससे गांव वाले पैसा देकर भी काम कराने लगे। सोहन के मन में आत्मविश्वास जाग गया। वह अब एक एक पैसा इकट्ठा करने लगा। समय बीतने पर एक झोपड़ी बना ली और अपने घर में बनाकर खाने लगा। इस तरह उसे 20 साल गुजर गए। उसने अपने लिए 2 गायें खरीद ली। अब वह मजदूरी छोड़ चुका था। अब गाय का दूध बेचता और उसी से अपना काम चलाता। समय ने करवट ली और वह अब 60 साल का हो गया। किस्मत ने साथ नहीं दिया और वह कुंवारा ही रह गया। उसे अब बुढ़ापे का भय सताने लगा था। जब उसने राम भरोसे को देखा कि यह तो मेरे राह पर चल पड़ा है, जिस राह पर कभी मैं चला करता था, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। लेकिन राम भरोसे के पास जमीन होते हुए भी उसे यह दिन देखना पड़े, यह उसे अच्छा नहीं लगा। उसने सोच लिया कि राम भरोसे की जिंदगी खराब नहीं होने देगा। उसने अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुनाई। उसने राम भरोसे को समझाया कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो, उस रास्ते पर चलकर मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली है। मैं तुझे आगाह कर रहा हूं कि अभी से संभल जाओ। राम भरोसे बोला कि काका, आज मेरे दिन बुरे हैं, कल को ठीक हो जाएंगे। सोहन बोला कि तुम्हारा दिन कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम समय के साथ नहीं चल रहे, वक्त पर कोई काम नहीं कर रहे हो। सोहन बोला कि बेटा, तू नौजवान है, सुंदर है, शरीर से तगड़ा भी है, तेरे पास पर्याप्त खेत भी है। तू उसमें मेहनत कर, अन्न उपजाओ, फिर उसे बाजार में बेच दो। तेरे पास काफी पैसे हो जाएंगे। जब पैसे होंगे तभी तेरा ब्याह हो पाएगा। राम भरोसे बोला कि काका, हमारे पास न तो पैसे हैं न खाने को अन्न, मेरा आधा खेत भी गिरवी हो गया है। तब सोहन बोला कि पैसा मैं दूंगा, तेरी गिरवी खेत भी छुड़ा लूंगा। मैं अब तेरे साथ ही रहना चाहता हूं, तेरा घर बनवा दूंगा, खेती का तरीका भी सिखाऊंगा, गाय से भी फायदे होंगे, उसका भी तरीका समझाऊंगा। परिश्रम और लगन से सही समय का सदुपयोग कर आदमी हर मुश्किल से पार कर सकता है। मैंने जिंदगी में पत्नी का मुंह नहीं देख सका, मगर अब तुम चाहो तो बहू और पोते का तो मुंह देख ही सकता हूं। मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया है। मैं तेरे साथ रहूंगा तो देखना, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे घर राजकुमारी चलकर आएगी। बस अपने पर भरोसा कर, वक्त को बर्बाद मत कर। सोहन की बात सुनकर राम भरोसे की तो जैसे नींद खुल गई थी। अभी तक तो वह वक्त बर्बाद कर रहा था। अब तक वह कभी सोहन को महत्व नहीं दिया था, मगर आज सोहन में उसे अपने पिता नजर आने लगे थे। राम भरोसे अब सोहन को खोना नहीं चाहता था। बोला कि काका, आज आप मेरे पिता बन गए हो, मुझसे वादा करो कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। सोहन बोले, नहीं बेटा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। भला बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? अब हमारा जीना मरना यहीं पर है। चलो हम आज से ही खेत में काम शुरू करते हैं। सोहन ने बहुत से पैसे इकट्ठा किए थे, तो पहले गिरवी रखा, खेत छुड़ा लिया, घर बनवा दिया और फिर दोनों साथ मिलकर खेत में काम करना शुरू कर दिए और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। राम भरोसे एक आलसी लड़के से प्रगतिशील किसान बन गया। दोनों बहुत खुश होकर रहने लगे। घर में कमी थी तो एक स्त्री की। उधर जिस राज्य में वे रहते थे, उस नगर का नाम विजयपुर था। वहां का राजा विक्रम था। उसकी रानी राजकुमारी नम्रता को जन्म देने के बाद मर गई थी। राजा ने राजकुमारी की खुशी के लिए ब्याह नहीं किया था। राजकुमारी अब सयानी हो चली थी। वह शिकार की बहुत बड़ी शौकीन थी, तो रोज जंगल में शिकार को चली जाती। एक दिन वह जंगल में गई हुई थी। वह आगे बढ़ रही थी कि उसे 2 भाई बहन मिल गए, जो देखने से राजकुमार राजकुमारी लग रहे थे, लेकिन दोनों महाठग थे। राजा विक्रम ने अपने राज्य में दूसरे राज्य के राजकुमार और राजकुमारी को देखकर उत्सुकता हुई। वैसे राजकुमारी बहुत सुंदर थी, लेकिन राजकुमार 40 साल का था। राजा को राजकुमारी बहुत पसंद आ गई। उसे देखकर राजा का मन बेचैन हो उठा। राजा ने बिना देर किए उस लड़की के सामने ब्याह का प्रस्ताव रख दिया। राजकुमारी बोली कि मैं पहले आपके महल में चलूंगी, वहां की स्थिति देखूंगी। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, पहले इसके ब्याह के बारे में सोचूंगी, उसके बाद अपना ब्याह करूंगी। वह समझ गई थी कि राजा मेरे पर आशिक हो गया है। वह राजा के साथ महल में अपने भाई के साथ आ गई। उसके भाई की नजर राजकुमारी नम्रता पर गई तो देखता रह गया।
उसने सोच लिया कि मौका अच्छा है। वह अपनी बहन के बदले इतनी सुंदर कमसिन राजकुमारी से भी ब्याह कर सकता है। उसने बहन को बुलाया और समझाया कि तुम चाहो तो यह राजकुमारी हमारी पत्नी बन सकती है। बहन बोली, होश में तो हो? अरे, मेरा ब्याह होते ही राजकुमारी मेरी बेटी बन जाएगी और तुम मामा बन जाओगे। मामा और भांजी का कभी ब्याह नहीं हो सकता। मैं राजा से कहकर किसी दासी से तुम्हारा ब्याह करा देती हूँ। भाई भड़क गया कि ज्यादा उड़ान मत भरो, मत भूलो कि तुम्हारा नाम सिर्फ राजकुमारी है। तुम कहीं की राजकुमारी नहीं हो और मेरा नाम राजकुमार है। मैं भी कहीं का राजकुमार नहीं हूं। तुम राजा के सामने शर्त रख दो कि अपनी राजकुमारी से मेरे भाई का ब्याह कर दोगे, तभी मैं आपसे ब्याह करूंगी। लड़की बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम समझ सकते हो कि राजा जब तुमसे अपनी बेटी का ब्याह कर देगा तो फिर मेरे से ब्याह नहीं करेगा। तुम नहीं चाहते कि मैं राजा से ब्याह करूं? तब भाई बोला कि यही समझ लो, मेरा ब्याह राजकुमारी से नहीं हुआ तो तेरा भी ब्याह नहीं होने दूंगा। मैं सारा पोल खोल कर रख दूंगा। राजा को तो इश्क का रोग लग ही गया था। रात हुई तो वह उस लड़की के पास पहुंच गया। लड़की ने देख लिया कि राजा मेरे लिए व्याकुल होता जा रहा है, तो न चाहते हुए भी राजा के सामने प्रस्ताव रखती कि महाराज, मेरे भाई का ब्याह किए बगैर मैं अपना ब्याह नहीं कर सकती। आप यदि बहुत जल्दी में हो तो आप अपनी राजकुमारी का ब्याह मेरे भाई से कर दो। राजा बोला, राजकुमारी, क्या यह उचित रहेगा? राजकुमारी बोली, यह अनुचित भी नहीं है। आप जितनी जल्दी ब्याह करा दोगे मैं आपकी बन जाऊंगी। राजा बोला, जब नहीं मानती हो तो हम अपनी राजकुमारी का ब्याह तुम्हारे भाई से करने को तैयार हूं। कल रात में पहले तेरे भाई की शादी होगी, उसके कुछ देर बाद हम ब्याह कर लेंगे। लड़की बोली, ठीक है, तब तो मैं महल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस आपकी होकर रह जाऊंगी। सुबह में राजा ने ऐलान कर दिया कि आज रात मेरी राजकुमारी नम्रता का ब्याह है। राजकुमारी नम्रता यह सुनकर बहुत घबरा गई कि अब मैं क्या करूं। जब राजा ने फैसला ले ही लिया है तो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। मेरा ब्याह उस बूढ़े से करके ही मानेगा। अब जो भी करना होगा मुझे करना होगा। राजकुमारी ने अपनी दासी की मदद से भेष बदला और महल से भाग गई। देर होने पर राजा स्वयं राजकुमारी के कमरे में आया, परंतु राजकुमारी वहां नहीं थी। राजा को कोई शक ही नहीं रहा कि राजकुमारी महल छोड़कर भाग गई है। राजा उदास हो रंग महल में वापस आ गया और उस लड़की से बताया कि राजकुमारी कहीं भाग गई है, हम उसे खोजवाने में लगे हुए हैं। तब तक हम अपना ब्याह कर लेते हैं। राजकुमारी के मिलते ही हम तुम्हारे भाई का भी ब्याह करा देते हैं। लड़की सोची, यही सुनहरा मौका है। उसने भाई से कहा, भाई, तुम इंतजार करो, तेरी भी शादी हो ही जाएगी, मैं तब तक ब्याह कर लेती हूं। भाई बोला, नहीं, तुम ब्याह नहीं कर सकती। यदि मेरा ब्याह नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा। दोनों की लड़ाई में उनका राज्य खुल गया। राजा ने जब सुना कि दोनों में कोई राजकुमार और राजकुमारी नहीं है, दोनों मिलकर धोखा दे रहे थे, तो सिपाहियों को आदेश दिया कि दोनों को जेल में डाल दो। उधर राजकुमारी रात में भागती रही। भोर होते होते पहुंच गई किशनपुर। राम भरोसे का घर गांव से बाहर ही था, तो वह बेधड़क उसके घर में प्रवेश कर गई। राम भरोसे उस वक्त जगा हुआ था। उसने अपने घर में लड़की को देखकर चौंक पड़ा। बोला, अरे, तुम कौन हो? मेरे घर में कैसे आ गई? राजकुमारी बोली, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूं। फिलहाल कुछ दिन तुम्हारे घर में रहूंगी। इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। राम भरोसे जल्दी ही समझ गया कि यह राजकुमारी ही है। वो बोला, राजकुमारी, मेरे घर में क्यों रहना चाहती हो? राजकुमारी बोली, मैं राजकुमारी हूं, जब जहां जरूरत पड़े रह सकती हूं। ये मेरी प्रजा का घर है। तुम मेरा मुंह मत देखो, मेरे ठहरने का प्रबंध करो। सोहन काका भी वहीं थे। उन्होंने कहा, बेटा, कहा था ना कि राजकुमारी एक दिन चलकर आएगी, अब वह आ गई है। राम भरोसे ने राजकुमारी को रहने की व्यवस्था कर दी। राजकुमारी गुप्त रूप से राम भरोसे के घर रहने लगी। कोई महीना भर बीत गया, परंतु राजकुमारी का पता राजा के सैनिक नहीं लगा पाए। इधर 1 महीने में राजकुमारी राम भरोसे से इतनी प्रभावित हुई कि उसको ही दिल दे बैठी।
उसने दूसरे दिन राम भरोसे को आदेश दिया कि तुम मुझसे ब्याह कर लो। राम भरोसे बोला, मैं भला राजकुमारी से ब्याह कैसे कर सकता हूं? राजा तो मुझे फांसी पर लटका देगा। राजकुमारी बोली, ब्याह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगी। सोच लो किसमें भलाई है। आखिर राम भरोसे ने राजकुमारी से ब्याह कर लिया। महीनों गुजर गए। एक दिन राजकुमारी संग राम भरोसे पकड़ लिया गया। दोनों को राज दरबार लाया गया। राजकुमारी कोई भयभीत नहीं थी, परंतु राम भरोसे डरा हुआ था। परंतु राजा ने दोनों का दरबार में स्वागत किया और राम भरोसे पर खुशी जाहिर की कि तुमने राजकुमारी को अपने घर शरण देकर बहुत अच्छा किया। राजकुमारी ने भी अपने लिए अच्छे वर का चयन किया। मुझे खुशी है। मैं तो राजकुमारी की जिंदगी ही बर्बाद करने पर तुला हुआ था, मगर भगवान ने बचा लिया। इस प्रकार दोनों राजमहल में रहने लगे। दोनों ने सोहन काका को भी महल में बुला लिया। तीनों खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे। कहानी से सीख, समय का पहिया जब घूमता है तो आलसी को भी मेहनती बना देता है और अपमान की आग इंसान को कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती है। किस्मत भी हमेशा बहादुर और नेक दिल वालों का ही साथ देती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसमें घर गृहस्थी के खट्टे मीठे रंग भी दिखेंगे और एक बिगड़ैल लड़के की अजब कहानी भी। ये कहानी 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक शांत पति और एक समझदार साली ने मिलकर एक गुस्सैल पत्नी को एकदम बदल दिया, और दूसरे हिस्से में देखेंगे कि उन्हीं के बेटे ने जवानी में ऐसा कौन सा रास्ता पकड़ लिया कि उसकी जिंदगी ही पलट गई। इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा कि अच्छी सलाह सोने से भी महंगी होती है और गलत रास्ते की मंजिल हमेशा जेल ही होती है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने में श्यामपुर नाम का एक गांव था, जहां दयाशंकर नाम का एक धनी सेठ रहा करता था। उसके पास नगर के चौराहे पर एक आभूषण की दुकान थी जो खूब चलती थी। सेठ गहनों को खुद ही बनाया करता था। उसके बनाए हुए गहने श्यामपुर के राजा की रानी भी पसंद करती थी, तो आभूषण के लिए राज दरबार से कभी कभी ऑर्डर मिला करता था। अब जिस दुकान से खुद राजा गहने खरीदता हो, उस दुकान की साख का क्या कहना। दयाशंकर सेठ की दुकान का रुतबा नगर में काफी बढ़ गया था। सभी दयाशंकर से ही आभूषण खरीदना चाहते थे। दयाशंकर सेठ बहुत ईमानदारी से काम करता था। वह शुद्ध सोने का आभूषण बनाता और बहुत कम फायदा लेकर बेचता था। लेकिन किसी का व्यापार हो, दुकान हो, कोई रोजगार हो, वह सदा एक सा नहीं चलता। सूरज उगता है तो ढलता भी है, फिर रात भी आ जाती है। इंसान की जिंदगी में भी सुख दुख, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आदमी अमीर गरीब बनता रहता है। तो दयाशंकर के भी दिन बुरे आ गए। हुआ यूं कि बंग राज्य के व्यापारी श्यामपुर में आ गए। वह आभूषण के बहुत बड़े कारीगर थे। उनके राज्य में सोने चांदी वगैरह की कीमत बहुत कम थी, तो वह श्यामपुर में आधी से भी कम कीमत में आभूषण बेचने लगे। दयाशंकर सेठ उन व्यापारियों के आ जाने से रातों रात कंगाल हो गया। राजा ने भी जब सुना कि हमारे नगर में बहुत कम कीमत में आभूषण बेचने वाले आए हैं, तो राजा ने उन्हें आग्रह कर अपने नगर में बसने के लिए स्थान दे दिया, उनकी सुरक्षा का प्रबंध करा दिया। तो वह व्यापारी यहीं श्यामपुर में रहकर आभूषण का कारोबार करने लगे। दयाशंकर सेठ आसमान से जमीन पर आ गए थे। उनका धंधा बंद हो चुका था। उनके पास जो आभूषण थे वह बहुत महंगे बने थे। अब कम कीमत में बेच देने से दयाशंकर सेठ को बहुत ज्यादा का घाटा लग गया। सेठ की दुकान बंद हो गई। सेठ को गहने बनाने के अलावा और कोई हुनर नहीं था। घर में और कोई सदस्य भी नहीं था जो दूसरा काम जानता हो। सेठ और सेठानी ही घर में रहते थे। उनका अभी कोई बेटा भी नहीं था। सेठ अपने धंधे में इतना रम गया था कि उसे अपने घर गृहस्थी का ख्याल ही नहीं रहा। सेठ के ब्याह के भी 10 साल से कहीं ज्यादा गुजर चुके थे। सेठ कारोबार के बंद हो जाने से काफी निराश और परेशान था। अपने पति को निराश और परेशान देखकर सेठानी ने पूछ लिया, आप बहुत निराश और परेशान लग रहे हो। तब सेठ ने सेठानी से सब कुछ बता दिया कि बाहर के व्यापारियों के नगर में आ जाने से मेरा रोजगार बंद हो चुका है। अब मुझे जमा पूंजी से ही काम चलाने हैं। आमदनी का जरिया बंद हो चुका है। तब सेठानी बोली, आप जरा भी परेशान मत होइए।
अभी हमारे पास इतना धन है कि हम 20-30 साल तक आराम से बैठकर खा सकते हैं। अभी मानकर चलिए कि हमारे व्यापार में खतरनाक आंधी चल रही है, तो हमें फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए। मेरी मानिए तो 2-4 साल बिल्कुल शांत होकर घर बैठ जाइए और शांति से विचार कीजिए कि हम अब कौन सा रोजगार खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बिना रोजगार किए तो हमारा जमा किया हुआ धन खत्म हो जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सेठ को सेठानी ने बहुत तरह से सांत्वना दी, उसे हिम्मत दी कि हम साथ हैं तो हर मुश्किल से लड़ लेंगे। इंसान का साथ चाहे सारी दुनिया छोड़ दे, मगर जब पत्नी कमर में पल्लू खोस कर साथ खड़ी हो जाती है तो उस आदमी को सारी दुनिया की ताकत मिल जाती है। उस आदमी का अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सेठ पत्नी की बात मानकर घर में ही रहकर समय गुजारने लगा। जब कोई 1 साल गुजर गया तो सेठानी को पता चला कि हमारे नगर के पास वाले जंगल के बीच में एक महात्मा जी रहते हैं। वह एक पहुंचे हुए महात्मा है। तो सेठानी ने सोच लिया कि वह पति को सलाह देगी कि वो महात्मा से जाकर मिले और उनसे मार्गदर्शन की सलाह ले। उसे पड़ोस की एक औरत से पता चला था। सेठानी घर आई और पति से बताई, आप जंगल में जाकर महात्मा से मिलो। हमारे नगर के पास वाले जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं, वह बहुत सिद्ध महात्मा है। सेठ बोला, महात्मा जी अब हमारे बिजनेस में क्या मदद कर सकते हैं? वह महात्मा है, कोई व्यापारी थोड़े है कि व्यापार की सलाह देंगे। पत्नी बोली, आप सिर्फ व्यापार किए हो, इसलिए व्यापार से आगे कुछ नहीं जानते, जबकि आपको व्यापार से आगे की सोचना चाहिए। महात्मा लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनकी शक्ति उनकी जबान में होती है। उनके मुंह से निकली वाणी भगवान की लेखनी बन जाती है। आप जानते हो कि हमारा व्यापार बंद हो चुका है। हमारे घर में एक बेटा या बेटी भी नहीं है। हमें महात्मा से मिलकर अपनी चिंता जाहिर करनी चाहिए। सेठ बोला, वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है महात्मा से मिलने की, लेकिन कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ महात्मा के पास चला चलूंगा। स्त्री बोली, ठीक है, तो कल हम महात्मा जी के पास चलेंगे। दूसरे दिन सेठ सेठानी महात्मा जी के पास चले गए। जंगल के काफी अंदर में महात्मा जी रहते थे। जंगल से होकर गांवों में जाने का रास्ता था। लोग आते जाते रहते थे और रात होने पर महात्मा जी के आश्रम के आसपास या फिर महात्मा के आश्रम में ठहर जाते थे। जाहिर था कि जंगल में बहुत खतरनाक जानवर नहीं थे, या थे भी तो महात्मा के प्रभाव से हिंसा छोड़ चुके थे। सेठ सेठानी महात्मा के पास चले गए। महात्मा जी उस वक्त ध्यान में बैठे थे। दोनों सेठ सेठानी बैठकर उनका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में महात्मा जी ध्यान से बाहर आए तो सेठानी उनसे मिलने गई। सेठानी ने अपनी सारी कहानी सुना दी और महात्मा से मदद मांगी। आप कृपा करो कि हम बुरे दौर से बाहर आ जाएं। तब महात्मा बोले, सेठ के हाथ से तो अब कोई भी व्यापार होने से रहा, लेकिन तुम्हारी तकदीर एक न एक दिन जरूर करवट लेगी और जिंदगी में अच्छे दिन भी आ जाएंगे। सेठ की रुतबा और रौनक फिर से लौट आएगी, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। तुम्हें एक बेटे की प्राप्ति होगी। वह बेटा बड़ा ही भाग्यशाली होगा। उसके सौभाग्य से तुम दोनों के दिन भी समर जाएंगे। तुम्हारा व्यापार फिर से चल निकलेगा। महात्मा ने सेठानी को एक फल दिया और बोले, इसे खा लेना। इसमें से सेठ को देने की गलती मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वैसे तुम बहुत समझदार औरत हो, खुद समझती हो कि क्या करना है। सेठ पास नहीं था, वह दूर बैठा था, तो महात्मा और अपनी पत्नी की बातचीत को नहीं सुन रहा था। सेठानी फल लेकर घर आ गई। हालांकि फल को छिपाकर लाई थी, फिर भी सेठ ने देख लिया था कि पत्नी कुछ छिपाकर लाई है। वह घर आने पर पत्नी से बोला, मेरे वक्त क्या खराब हुए, तुम भी बदलने लगी हो। महात्मा नी, तुम्हें कोई प्रसाद दिया है, उसे अब तुम अकेले खाना चाहती हो। स्त्री बोली, आप घर में रहने से काफी चिड़चिड़े और शक्की हो गए हो, इसलिए मुझ पर शक करने लगे हो, जबकि आप जानते हो कि मैं कोई भी अच्छी चीज पहले आपको खिलाती हूँ, मुझे मिले न मिले, मुझे इसकी परवाह नहीं रहती। सेठ बोला, तुम महात्मा का दिया हुआ प्रसाद क्यों छिपाकर रखी हो? सेठानी बोली, वह प्रसाद बेटे की प्राप्ति के लिए है। यदि आप खुद बेटा पैदा करना चाहते हो तो लो, प्रसाद खा लो। मुझे क्या पड़ी है 9 माह तक पेट में औलाद को ढोने की, मुझे कष्ट उठाने का कोई शौक नहीं है। लो, ये फल खा लो,
और खुद सोचो कि औलाद किस तरह पैदा करोगे। अरे इतनी मुश्किल में फंस जाओगे कि कोई वैद्य भी मुश्किल से नहीं निकाल पाएगा। सेठ बोला, जब यह बात थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैं सोचा तुम अकेले अकेले फल खाना चाहती हो। सेठानी बोली, अब ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, चुपचाप घर में पड़े रहो और भगवान का नाम लेते रहो, आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। इस तरह सेठ अपने घर में पड़ा रहा। समय के साथ सेठ के घर में बेटे की प्राप्ति हुई तो सेठानी खुश हुई कि बेटे के हाथ से ही हमारी तकदीर बदलेगी। वो बेटे को बड़े प्यार से पालने लगी। सेठ भी बेटे पर बहुत प्यार लुटाता था। सेठ ने बेटे का नाम नौरंगी रखा। माता पिता का भरपूर प्यार पाकर नौरंगी बड़ा हुआ। हालांकि सेठ का बेटा था तो व्यापार करना उसके खून में था। वह हमेशा कुछ नया करने को सोचता। नौरंगी अब 16 साल का हो चला था। एक दिन पिता से विचार किया कि हमें अब व्यापार करना चाहिए। तो सेठ दयाशंकर ने उससे कहा, बेटा, कोई भी धंधा करने से पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। बिना जानकारी के व्यापार घाटे में चला जाता है। तुम पहले कुछ सीख लो, उसके बाद व्यापार करना। वो पिता से निराश हो माँ के पास गया और माँ से बोला, माँ, मैं व्यापार करना चाहता हूँ। तब माँ बोली, हाँ बेटे, तुम्हें जरूर व्यापार करना चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ जानकारी होनी चाहिए। उसे मैं बता देती हूँ। देखो, तुम खुद से आभूषण बनाकर बेचने को सोचोगे तो उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। व्यापारी का काम सीखना नहीं, बल्कि तैयार माल बेचना है, चाहे वह अन्न हो, आभूषण हो या कोई भी वस्तु हो। तैयार करने वाला अलग होता है, बेचने वाला अलग होता है। किसी भी चीज को सस्ते में खरीद कर मुनाफे में बेचते हैं, उसे ही व्यापारी कहते हैं। तुम नगर के होलसेलर दुकानदार से कुछ आभूषण खरीद कर ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा करो, उससे कम लागत में अच्छी आमदनी हो जाया करेगी। तुम इस तरह अपनी किस्मत आजमा सकते हो। तुम इस मामले में पिता से कोई सलाह मत लेना। वो हमेशा नकारात्मक बात सोचते हैं। उन्हें हर चीज में घाटा दिखने लगता है। सच है कि जिसका एक बार दूध से मुंह जल जाता है तो वह जल भी फूंक कर पीता है। मैं तुमको 100 मोहरें देती हूँ। तुम इस पैसे से अपना काम शुरू करो। तुम जंगल पार के गांवों में चले जाना, वहीं घूमकर आभूषण बेचना। हाँ, जब आने में रात हो जाए तो उधर एक गांव है पानापुर। उस गांव में हमारे मामा के साले रहते हैं। उनका नाम घुरली सेठ है। वह बहुत भले आदमी है, ऊपर से रिश्तेदार के रिश्तेदार है। उनसे अपना परिचय दे देना और रात में वहीं रह जाना। वह तुम्हें रहने से मना नहीं करेंगे, बल्कि बहुत इज्जत से तुम्हें अपने पास रखेंगे। माँ के मार्गदर्शन में नौरंगी व्यापार को निकल पड़ा। वो नगर से एक बड़े होलसेलर के पास से आभूषण खरीद लिया। होलसेलर भी बहुत भला आदमी था। उसने नौरंगी को व्यापार करने और आभूषण बेचने के तरीके को समझा दिया। तो नौरंगी जंगल के उस पार आभूषण बेचने चला गया। ग्रामीण क्षेत्र में देखते देखते आभूषण बिक गया तो वह घर लौट आया। हालांकि उसे घर आने में काफी रात हो गई। तब माँ उस पर नाराज हुई। तुम्हें रात में नहीं चलना था, चोर उचक के तेरी मेहनत की कमाई लूट लेंगे। इसीलिए तुम अब शाम होने पर पानापुर में घुरली सेठ के यहाँ रुक जाना। काम चाहे बेशक कम हो, आमदनी चाहे थोड़ी हो, लेकिन रात के वक्त भूल से भी आने जाने का विचार मत करना। नौरंगी माँ की बात को गांठ बांध लिया और फिर दूसरे दिन व्यापार को निकल गया। सामान बेच देने के बाद अपने गांव के लिए चल पड़ा। लेकिन उसे पानापुर के पास आते आते शाम हो गई। उसे अब लगा कि घर पहुंचने में तो आधी रात हो जाएगी। 12 मील का जंगल रात में पार करना कोई आसान काम नहीं है। तो नौरंगी पानापुर में घुरली सेठ के पास चला गया। उसे घर के बाहर एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखी तो उसने पूछ लिया, ये घर घुरली सेठ जी का है? तब लड़की बोली, हाँ, ये घर घुरली सेठ जी का ही है। तब नौरंगी बोला, क्या सेठ जी घर पर है? लड़की बोली, हाँ, सेठ जी घर पर है। तब तक सेठ घर से बाहर आ चुके थे। नौरंगी ने उनको प्रणाम किया और अपना परिचय बताया तो वह अनमने ढंग से पूछे, दयाल सेठ का तो व्यापार चौपट हो चुका था, उनका तो कभी कोई पता ही नहीं चला। तब नौरंगी ने बताया, हम अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिए हैं। मैं खुद ग्रामीण क्षेत्रों में आभूषण बेचता हूँ। मुझे अब किसी चीज की परेशानी नहीं है। वैसे भी पिता का कमाया धन कई पीढ़ियों के लिए काफी है, लेकिन व्यापारी का संतोषी हो जाना ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपना व्यापार शुरू कर दिया हूँ
और जल्दी ही नगर में एक दुकान खड़ी कर देने पर विचार कर रहा हूँ। सेठ घुरली बोले, अब हम खड़े खड़े इस तरह बात करते रहेंगे तो सही नहीं होगा। तुम अंदर बैठक में आ जाओ, उसके बाद हम बातें करेंगे। नौरंगी को नहीं कहना पड़ा कि मैं आपके पास ठहरने आया हूं, बल्कि घुरली सेठ ने ही कह दिया, बेटा तुम इसे अपना ही घर समझना। जब भी इस रास्ते से आना जाना हो या तुम्हें लगे कि अब रात होने वाली है तो बेधड़क ही आ जाना, तुम जरा भी संकोच मत करना। सेठ घुरली ने 1 मिनट में सोच लिया था कि यह लड़का बहुत होनहार है, इसके रोम रोम में उत्साह भरा है, यह हमारी कंचन के लिए अच्छा हो सकता है। जब यह हमारे पास आता जाता रहा तो हम इसे और भी गहराई से समझ लेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कंचन का ब्याह इससे करा दूंगा। हालांकि सेठ को अपनी बेटी के विषय में पता था कि वो नाक चढ़ी हाय, लड़ना झगड़ना, बात बात पर रूठ जाना, उसकी कई बुरी आदतें भी हैं। लेकिन सेठ समझ रहे थे कि वह अभी बच्ची है, ब्याह होते ही समझदार हो जाएगी और कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जिससे कि उसकी खुद की शिकायत हो। इस तरह नौरंगी को रहने का एक अच्छा स्थान मिल गया। नौरंगी सेठ सोने चांदी के आभूषण रोज ग्रामीण क्षेत्र में बेचा करता और शाम होने पर पानापुर घुरली सेठ के घर लौट आता। नौरंगी के आने पर कंचन बहुत खुश हो जाती। यदि वह माता पिता या भाई से लड़ भी रही होती तो नौरंगी के आने पर एकदम चुप हो जाती, उसका गुस्सा तुरंत गायब हो जाता, वो एक भली लड़की बन जाती। उसमें बदलाव सेठ घुरली और उसकी पत्नी देख रहे थे कि कंचन नौरंगी से अदब करती है, उसके सामने बहुत अच्छी बनकर रहना चाहती है, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती, और सबसे बड़ी बात कि जो कोई काम छूकर नहीं करती है, नौरंगी के आने पर उसके पंख लग जाते हैं, उसकी जुबान सिल जाती है। यानी कंचन नौरंगी को पसंद करने लगी है। कंचन की मां पति से बोली, नौरंगी अच्छा लड़का है, आप इसके माता पिता से एक बार मिलाओ। वैसे भी हमारी पुरानी रिश्तेदारी निकल आती है, नौरंगी की मां हमारी ननद की भांजी है, आपको उससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। लड़का होनहार है, कहीं हम देखते रह गए और हाथ आया पक्षी उड़कर दूसरी डाल पर बैठ गया तो हमें हाथ मलने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाएगा। घुरली सेठ बोला, ठीक है, मैं कल ही श्यामपुर जाता हूँ। घुरली सेठ दूसरे दिन श्यामपुर गए और सेठ दयाशंकर से मिले। उनकी पत्नी घर पर नहीं थी, वह किसी के यहाँ कथा सुनने गई थी, तो घुरली सेठ ने दयाशंकर से ही बात कर लिया कि आप अपने बेटे का ब्याह हमारे यहाँ कर दो। तब दयाशंकर बोला, माफ करना, मैं अपने बेटे नौरंगी का ब्याह का वादा एक दोस्त से कर चुका हूँ, मैं उसका ब्याह अब दूसरी जगह कैसे कर सकता हूँ। तब घुरली सेठ बहुत निराश होकर घर लौट गया और पत्नी से बताया कि दयाशंकर तो बेटे का ब्याह दूसरी जगह तय कर चुका है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। यह बात कंचन दूसरे कमरे से सुन रही थी, उसके अरमान टूटते नजर आ रहे थे, तो वह सोच ली कि मैं खुद नौरंगी से अब बात करूंगी। मैं नौरंगी से प्यार करती हूँ, मेरी आंखों के सामने से प्रेमी चला जाए, ये कैसे हो सकता है। उधर नौरंगी पूरे मन से अपने धंधे में लगा हुआ था। वह बहुत दूर गांव तक जाता था, वह अपना सामान नकद और उधार भी बेचा करता था। पुराने समय में गांव के लोग काफी ईमानदार और सीधे सादे होते थे, तो नौरंगी को उनके साथ सौदा करना, खरीद बिक्री करना और उधार देना बहुत आसान था। उनके पैसे डूबने की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। बेशक पैसे मिलने में थोड़ा देर हो जाता, परंतु ग्रामीणों के पास पैसा नहीं डूबता था। यही तो गांव और शहर में अंतर था। वहां व्यापार करना तो ठीक था, परंतु उधारी देना जोखिम भरा काम था। बहुत ज्यादा उधारी लेने वाला कब किराए का घर छोड़कर चंपत हो जाए या दूसरे नगर बस जाए, कहाँ नहीं जा सकता था। कुछ उधार लेने वाले अपना पता भी गलत बता देते थे। दयाशंकर ने अपने बेटे से बताया था कि एक खरना गांव का आदमी उनसे बहुत ज्यादा संपर्क बना लिया था। वह अक्सर सामान उधार ले जाता और समय से पैसा चुका जाता। उसका नाम चक्रधर था। उसको उधारी लेते कई साल गुजर गए थे, तो दयाशंकर उस पर बहुत ज्यादा विश्वास कर गए थे। एक बार उसे 5,000 स्वर्ण मुद्रा से भी ज्यादा के उधार दे दिए थे, तो वह 2 हफ्ते में वापस करने का वादा करके चला गया, मगर जाने के 2 माह बाद भी नहीं आया। तो दयाशंकर को शक हुआ कि वह शायद घाटे में चला गया है या बीमार पड़ गया है। यह सोचकर वह पता करने गए
कि आखिर चक्रधर चला कहाँ गया है। जब वह खरना गांव में गए तो पता करने पर पता चला कि वह तो किसानों का गांव था। उस गांव में कोई व्यापारी नहीं रहता है। चक्रधर नाम का तो एक बहुत बूढ़ा आदमी 4-5 साल पहले रहा करता था। उसके मरे हुए भी 5 साल गुजर गए हैं। दयाशंकर को समझ में आ गया था कि वह आदमी ठग था और मुझे विश्वास में लेकर लूट गया है। अब नौरंगी ने बहुत कुछ सीख लिया था। वो उधारी बहुत भरोसे वाले ग्रामीणों को देता तो ग्रामीण भी बहुत ईमानदार थे। वह वक्त पर पैसा दे देते थे। तो नौरंगी अपने भरोसे पर अपने बिजनेस का विस्तार कर रहा था। नौरंगी में एक बड़ी खूबी थी कि वह कहीं भी नहीं ठहर जाता था। वह जब भी ठहरता घुरली सेठ के यहाँ ही ठहरता। रात होने पर पानापुर आ गया। इधर घुरली सेठ और उसकी पत्नी मन से दुखी थे। उन्हें अब नौरंगी को अपने पास रखना अच्छा नहीं लग रहा था। वह तो मन में सोच लिया था कि अब नौरंगी को मना कर देगा कि भाई तुम अब किसी दूसरी जगह ठिकाना तलाशो, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। वह सोचा कि रात में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर सुबह इसे मना कर दूंगा कि तुम अब यहां मत आना, यहां तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। नौरंगी, घुरली और उनकी पत्नी का चेहरा देखकर ही भाप गया था कि वो शायद मुझसे किसी बात से नाराज है या कोई दूसरी बात है। वो खा पी कर सो गया कि तभी आधी रात में उसके कमरे में किसी की आहट सुनाई पड़ी। देखा तो वह कंचन थी। वह बोला, तुम्हें इस तरह रात में हमारे पास नहीं आना चाहिए। कंचन बोली, मैं बहुत मजबूरी में आई हूं। मैं आपसे प्यार करने लगी हूं। मेरे पिता दिन के वक्त आपके पिता के पास गए थे ब्याह की बात चलाने, मगर उन्होंने मना कर दिया है। नौरंगी बोला, ब्याह मुझे करना है, मेरे पिता को नहीं। मुझे क्या पसंद है मैं खुद निर्णय ले सकता हूं। सच तो यह है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगा हूं। अगर आपके पिता राजी है तो हमारे ब्याह में कोई अड़चन नहीं आएगी। वैसे भी मेरे घर में मेरी माँ की चलती है और माँ वही करती है जो मैं सलाह देता हूँ। पिता की बात को आप लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आपके पिता मेरी माँ से मिले, सब कुछ शुभ होगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहो। अपनी माँ से बता दो कि मेरी माँ घर की मालकिन है, पिता नहीं। और फिर मैं खुद तैयार हूँ। मुझे आपसे भली कोई लड़की मिल ही नहीं सकती। मुझे आपके सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। अब आप जाओ, कोई देख लेगा तो आपकी बदनामी हो जाएगी। कंचन खुश होकर अपने कमरे में चली गई। सुबह में घुरली पत्नी से कह रहे थे, अब मैं नौरंगी को कह देता हूं कि यहां ना आया करे, वह रात में ठहरने के लिए कोई अन्य व्यवस्था देख ले। माँ बोली, हाँ आप ठीक कह रहे हो। हम नौरंगी को 1 साल से मुफ्त में अपने पास रहने दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, मगर जब वह हमारे काम ही नहीं आएगा तो धोबी का अंधा गधा और नौरंगी में कोई अंतर नहीं है। उसे भगा देने में ही भलाई है। घुरली जब घर से बाहर चला तो कंचन का धैर्य टूट गया। वह बोली, ठहरिए पिताजी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप लोग बहुत बड़े स्वार्थी भी हो, मैं आज समझी, लेकिन अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नुकसान भी नहीं करना चाहिए। नौरंगी ने आपको कोई मना नहीं किया है, नहीं उसकी माँ ने आपको कोई जवाब दिया। हाय, आपको जवाब उसके पिता ने दिया है, जिसकी कोई सुनता ही नहीं। आप नौरंगी को कुछ भी भला बुरा मत कहना। आप यही चाहते हो ना कि मेरा ब्याह उससे कराना चाहते हो, तो वह इसके लिए अभी इसी वक्त भी तैयार है। आपको उससे भी पूछ लेना चाहिए था। इतना कह कंचन कमरे में चली गई। कंचन अपने ब्याह की बात पिता से कहकर खुद शर्मिंदा थी, मगर उसके पास पिता को रोकने का दूसरा रास्ता नहीं था। अगर उसके पिता नौरंगी को भगा देते तो अनर्थ हो जाता, बनती बात बिगड़ जाती। घुरली भी बेटी की बात सुनकर हैरान था तो खुश भी था कि बेटी ने मुझे बहुत बड़े अनर्थ करने से रोक लिया। अगर मैं इस वक्त कोई भी उल्टी बात नौरंगी से बोल देता तो फिर बेटी के ब्याह की बात चलाने के रास्ते ही बंद हो जाते। वह पुनः पत्नी के पास आया और बोला, मैं तुम्हारी बातों में आकर गलत करने जा रहा था। कंचन ने मुझे रोक दिया है। वह उससे मिलती है और उसकी राय जान चुकी है। मैं अभी नौरंगी से इस विषय पर चर्चा करता हूँ। घुरली सेठ बैठक में गया और नौरंगी से बोला, बेटा, मैं कल तुम्हारे पिता के पास गया था तुमसे कंचन के रिश्ते की बात चलाने, मगर तुम्हारे पिता ने साफ मना कर दिया। मैं उनका फैसला सुनकर बहुत आहत हूं। नौरंगी बोला, आपको पिता की बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जीवन साथी मुझे चुनना है, पिता को नहीं।
मैं कंचन से ब्याह को तैयार हूँ। आप जब इजाजत दे मैं ब्याह कर लूंगा। वैसे ब्याह नियम के अनुसार ही अच्छा रहता है। आप मेरी माँ से मिलो। पिता से इस बात की कोई जिक्र मत करना, वह सिर्फ बनते काम बिगाड़ना जानते हैं। घुरली नौरंगी की बात सुनकर पुनः नौरंगी के घर श्यामपुर गए। इस बार संयोग से नौरंगी की माँ मिल गई तो घुरली सेठ ने बेटी के ब्याह की बात चलाई। तो नौरंगी की माँ बोली, नौरंगी आपके खुद के परिवार का एक अंग बन चुका है। वह 1 साल से आपके पास रहता है। आप उसके व्यवहार, उसके पसंद को जानते होंगे। आप इस वक्त उसके मालिक भी हैं। आपको मुझसे इजाजत की कोई जरूरत है? आप शौक से दोनों का ब्याह कराइए। उसके बाद ही मेरे पति को खबर होनी चाहिए, क्योंकि उनकी आदत हो चली है किसी काम में टांग अड़ाने की। आप अपना कार्य करो, मुझे आपका फैसला पसंद है। घुरली ने सोच लिया कि मुझे नौरंगी का ब्याह अपने यहाँ से ही कराना पड़ेगा। यहाँ से कोई अभी बैंड बाजा लेकर नहीं जाने वाला। सेठ सोचा, मैं तो आश्वस्त हो गया हूँ कि कंचन का ब्याह नौरंगी से ही मुझे कराना है, लेकिन बेटी के मिजाज को भी परख लेता हूँ। तो वह जब घर गए तो चेहरा उदास बना लिया था। वो पत्नी से बोले, नौरंगी की माँ भी यहाँ बेटे का ब्याह नहीं करना चाहती। उसे किसी तरह पता चल गया है कि लड़की बहुत झगड़ालू है। अब यह ब्याह नहीं हो सकता। ये बात कंचन को सुनाने के लिए ही घुरली ने कहा था। वह पत्नी से बोले, मैं कंचन के लिए कोई और अच्छा सा लड़का देख लेता हूँ और जल्दी ही इसका ब्याह करा देता हूँ। इतना बात सुनना था कि कंचन बगावत पर उतर गई। बोली, मैं कोई गाय या भैंस नहीं कि किसी के खूंटे बांध दिया जाए। मैं एक औरत हूँ। मैं नौरंगी से प्यार करती हूँ और ब्याह भी उसी से करूंगी, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए। उसकी माँ इजाजत दे या ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घुरली बोले, मैं तो ये मजाक कर रहा था। उसकी माँ हीरा है, हीरा। उसने मुझे पूरी छूट दे रखी है कि आप नौरंगी के मालिक हो, आप ही उसका ब्याह करा दो। तो मैं रास्ते में आते वक्त पंडित जी को बोल आया हूँ, शाम में पंडित जी आ जाएंगे। आज ही दोनों का ब्याह हो जाएगा। उसके बाद जब इच्छा हो कंचन ससुराल चली जाएगी। नौरंगी की माँ को खुद ही बहू को ले जाने की जल्दी हो जाएगी। कंचन के मन में तो लड्डू फूटने लगे। उसे विश्वास ही नहीं था कि एक दिन में ब्याह हो जाएगा। तो कंचन खुशी के मारे झूम उठी। जबकि नौरंगी को आने में रात हो गई तो कंचन उसके आते ही नाराज हो गई। अब तक कहाँ थे, क्यों देर कर दिया? तब घुरली सेठ बोले, तुम घर में जाओ। नौरंगी को डांटने के लिए अभी तुम्हारे पास पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन आज इसे कुछ मत कहो। घर में तैयारी देख कुछ शक नौरंगी को हुआ तो सेठ ने बता दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ब्याह की इजाजत दे दी। हाय, तो मैं आज तेरा ब्याह करा दे रहा हूँ। फिर विधिवत डोली बारात लेकर आना और कंचन को ले जाना, लेकिन आज यह ब्याह अति आवश्यक है। सेठ घुरली ने दोनों का ब्याह करा दिया। अब दोनों पति पत्नी घुरली के घर ही रहने लगे। घुरली ने नौरंगी की माँ को संदेशा भी भिजवा दिया कि नौरंगी का ब्याह हो गया है, वह अपनी बहू को अपने पास बुला ले। इस तरह 1 माह बाद दयाशंकर सेठ आए और बेटे बहू को साथ लेकर श्यामपुर लौट गए। नौरंगी की माँ सुंदर बहू पाकर बहुत खुश हुई, मगर उसे नहीं पता था कि बहू बहुत बिगड़ैल किस्म की है। अपने माता पिता के घर से ही बहुत जिद्दी है, लड़ने झगड़ने में माहिर है। कंचन ससुराल में आ तो गई, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलने वाला था। किसी तरह अपने मन को काबू कर 6 माह तक चुप रही, लोक लाज का लिहाज करती रही, परंतु 6 माह बाद घर का छूकर कोई काम नहीं करती थी। तो सास को भी लगा कि बहू अभी नई है, इस पर घर के बाहर वही देने चाहिए, समय के साथ खुद ही घर का काम संभाल लेगी। लेकिन कंचन को लगा कि यह तो सास नहीं, हमारी नौकरानी है। वह सभी काम हुक्म देकर अपनी सास से कराने लगी। सास को यह बहुत बुरा लगा, एक तो इकलौती बहू, ऊपर से बिगड़ैल। सास को लगने लगा कि यह तो बुढ़ापे में बहुत दुख देगी। अभी तो ठीक से इसकी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है, मगर अकड़ ऐसे रही है जैसे वही सास हो। हालांकि सास ने बेटे से कुछ नहीं कहा। सेठानी नहीं चाहती थी कि बेटे बहू में अनबन हो। उसने अपने पति से जरूर बहू की शिकायत की तो सेठ बोला, अरे अभी बच्ची है, उसको जरा भी समझ नहीं है, उसे तुम अन्यथा मत लो, धीरे धीरे समझदार हो जाएगी। सेठानी को भी लगा कि सेठ जी ठीक कह रहे हैं, अभी तो हमें ही घर बार संभालने चाहिए।
उसके अभी खेलने खाने के दिन है, 2-4 साल में खुद ही जिम्मेदारियां समझ लेगी। सेठानी अब बहू को कोई काम नहीं बताती, सभी काम खुद करती। बहू को बैठे बैठे खाना भी दे देती। बहू को अब आराम ही आराम था। कंचन यही तो चाहती थी कि उसे कुछ न करना पड़े। उधर नौरंगी अब ससुराल में नहीं ठहरता था, वह किसी भी हाल में घर लौट आता था। एक बार लौटने पर देखा कि माँ घर का सारा काम कर रही है और पत्नी आराम फरमा रही है, तो उसे बुरा लगा। पत्नी की आए अब 1 साल होने को था, मगर उस पर कोई असर नहीं था। ये वह कंचन नहीं थी जो मायके में नौरंगी के आते ही तुरंत मीठा पानी दे देती थी। नौरंगी ने उसे कभी ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना था, तो कंचन को बहुत भली लड़की मान गया था। लेकिन कंचन जितनी सुंदर थी उतनी ही तीखी थी। बात करती थी तो उसमें से शहद के बजाय जहर निकलता था। नौरंगी ने सोच लिया कि यह सीधे तरीके से रास्ते पर नहीं आएगी, इसके लिए मुझे एक नाटक करना पड़ेगा। वो बिना किसी के बताए एक नौकरानी अपने घर में ले आया। वो नई और खूबसूरत थी। उससे नौरंगी पहले ही कुछ बात कर लिया था, तो वह बहुत प्रेम से नौरंगी से बात करती थी। वह नौरंगी के माता पिता और नौरंगी से बहुत मीठा बोलती थी तथा हर काम तुरंत कर देती थी। नौरंगी की माँ यहाँ तक कहने लगी, बहू से तो नौकरानी ही अच्छी है, काश ये मेरे घर की बहू होती। तब नौरंगी बोला, माँ, बहू बहू होती है, जो एक बार घर में आ गई वही ठीक है। हमें बहू बदलने के बजाय उसके मन को बदल देना चाहिए। मैं उसके मन को बदलने के लिए नौकरानी लाया हूँ। ये शादीशुदा और बच्चों वाली है, ये सिर्फ मेरे साथ एक खेल करने आई है। तुम इसे अन्यथा मत लेना, न इस बात को बहू से बताना। मैं नौकरानी से प्रेम का नाटक भी करूंगा तो तुम खामोश रहना। माँ बेटे का आइडिया समझ गई, जान गई कि ये कोई नौकरानी नहीं है। उधर नौकरानी कुछ ज्यादा ही नौरंगी से प्यार दर्शाने लगी, तो कंचन को बहुत बुरा लगा। वो नौरंगी से बोली, आपको घर में नई नौकरानी लाने की क्या जरूरत थी? तब नौरंगी बोला, नई नौकरानी काम बहुत ज्यादा करती है, जरूरत पर हाथ पैर भी दबा सकती है। अब बूढ़ी से कौन हाथ पैर दबा सकता है? नई नौकरानी और भी कई सेवा दे सकती है। कंचन ये बात सुनकर भड़क गई। तुम मुझसे और कौन सी सेवा लेना चाहते हो? मुझसे खुलकर बताओ। मुझे तो पहले से शक था कि तुम गलत आदमी हो, मगर अब मेरे सामने बेहयाई पर उतर आए हो। तुम कल से इस नौकरानी को घर में नहीं रखोगे। नौरंगी बोला, मुझे कोई शौक नहीं था नौकरानी रखने का, लेकिन तुमने मुझे नौकरानी रखने पर मजबूर कर दिया। तुम कोई काम करती नहीं, सिर्फ माँ से काम कराती हो। नौकरानी घर का सारा काम करती है, माँ की सेवा करती है। मैं बाहर से काम कर लौटता हूँ तो दौड़कर पानी देती है। कंचन बोली, बस इतना ही करती है? तुम वह सभी बताओ जो उसके साथ कमरे में बंद होकर करते हो। नौरंगी बोला, किसी भी भली औरत पर गलत इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, और अपने पति पर तो कभी किसी औरत को शक नहीं करना चाहिए। कंचन बोली, तुम इतने बड़े कमीने हो कि मैं शक न करूं तो क्या करूं? तुम आज से ही नौकरानी को घर से निकाल दो। अब घर का काम माँ ही करेगी, और तुम ज्यादा इधर उधर मुंह मारने की कोशिश करोगे तो जूतियों से पीट दूंगी। अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा है। नौरंगी बोला, यही संस्कार सिखाए हैं कि अपने पति को जूतियों से पीट दो? स्त्री बोली, नहीं, तुम्हारे माता पिता ठीक सिखाए हैं कि पत्नी के बदले घर में जवान नौकरानी रख लो और उससे इश्क फरमाओ। नौरंगी बोला, तुम झूठे बात बढ़ा रही हो। इश्क तो मैं तुमसे भी नहीं फरमाया था। यह अलग बात थी कि तुम पर प्यार आ गया था, और आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मगर तुम हो कि कद्र ही नहीं करती। स्त्री बोली, रहने दो यह खुशामद करने का नाटक, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। नौरंगी उसे बाहों में लेकर प्यार से समझाने लगा, मगर नौरंगी की हरकत उसे नागवार गुजरी। बोली, अब तुम प्यार नौकरानी से ही फरमाओ, मुझे हाथ लगाया तो बहुत बुरा हो जाएगा। कंचन ने पति को कई थप्पड़ लगा दिए। थप्पड़ खाने के बाद नौरंगी को भी गुस्सा आ गया और 2-4 थप्पड़ कंचन को जोरदार लगा दिए। वो उसी वक्त घर छोड़ देने की बात करने लगी। नौरंगी बोला, रखना तो अब मैं भी तुम्हें नहीं चाहता। तुमसे लाख गुना भली हमारी नौकरानी है, अब उसे ही पत्नी बनाऊंगा। वह पिट जाने पर भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। लेकिन आज की रात तुम मेरे साथ पत्नी की तरह रह लो,
किसी भी औरत को रात के वक्त घर से नहीं निकालते। मैं तुम्हें आधी रात में जाने भी नहीं दे सकता। कल सुबह यहाँ से दफा हो जाना और मेरे घर कभी मत आना। मुझे तुम जैसी बदतमीज औरत की जरूरत ही नहीं। नौरंगी अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर सो रहा। स्त्री भी दूसरी तरफ मुंह करके बेड पर सो रही, मगर कंचन को नींद कहाँ आने वाली थी। उसने निश्चय कर लिया था कि इसके साथ नहीं रहने वाली। मुझ पर हाथ उठा दिया, इसकी मजाल, मैं इसका त्याग कर दूंगी। जब उसे भरोसा हो गया कि नौरंगी सो गया है तो चुपके से उठी और घर से निकल चल दी। आधी रात में घर से निकल तो गई, मगर उसे चलते हुए बहुत डर लगने लगा। रात में कभी अकेली वो फ्रेश होने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकली थी। वह बदहवास हो जंगल की तरफ भागी जा रही थी। चलते चलते वह महात्मा के आश्रम के पास पहुंची। चांदनी रात थी। महात्मा कुटिया से बाहर बैठे भजन कर रहे थे। महात्मा की नजर पड़ी तो एक औरत को जाते देखा। औरत ने भी महात्मा को देख लिया था। अब तक डर कर भाग रही थी, मगर महात्मा को देखने के बाद उसकी जान में जान आई। वह खुद ही महात्मा के पास जाकर खड़ी हो गई। महात्मा बोले, बेटी, तुम कौन हो और आधी रात में यहाँ किस तरह पहुंची? स्त्री रोती हुई बोली, मेरे पति ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया है, इसलिए रात में मायके के लिए निकल पड़ी हूँ, मगर आगे जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है। महात्मा बोले, बेटी, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, इसलिए तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि औरत को रात में घर नहीं छोड़ना चाहिए। रात को घर से निकली औरत अपना सब कुछ नाश कर लेती है। तुम इस वक्त मेरे कुटिया के अंदर आराम करो, या चाहो तो मेरे साथ बैठकर भजन कीर्तन ही कर लो। स्त्री बोली, नहीं महात्मन, मैं आराम करना चाहती हूँ। वो कुटिया के अंदर जाकर सो गई। सुबह में महात्मा ने ही जगाया और बोले, बेटी, तुम अब अपना गुस्सा थूक दो और अपने पति के घर लौट जाओ। पति पत्नी में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसे बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। पति औरत का आधा अंग होता है,